we've got Zafar Masood sir, wonderful book called Seat 1C. ये इनकी किताब है जी Seat 1C. ये जैसे कि मेरा ख्याल कोई पाकिस्तान बंदा नहीं जिसको नहीं पता कि जी कराची में आवाज लाइट क्रैश की थी पीआईए की. And Zafar Saab was one of two people who got saved that fact, which is a miracle. अल्लाह का बड़ा मोज़ा है. हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इन लोगों को हमने सेव अल्लाह ने बचा दिया. और ये माशाल्लाह ज़फर साहब has sat down and written his book about his ordeal. मतलब very big thing किसी की जिंदगी में अल्लाह ये ना करे कि आप एयर क्रैश के थ्रू लिव करें. इनकी सीट निकल गई, खुद पाएंगे और ये बच गए एंड के साथ एक और साहब भी बच गए, तो बहुत अच्छी बात है. इनकी किताब आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इनकी किताब जो है उसमें ना सिर्फ इन्होंने इवेंट डिस्क्राइब किया पर इन्होंने इवेंट को एक तरीके से डिस्क्राइब किया, उसको फिलॉसफी से भी लिंक किया है, हिस्ट्री से भी लिंक किया है और मेरा ख्याल उसको एक किस्म की इन्होंने एक लीडरशिप मैनुअल बना दिया है. So that's what I want to discuss with Zafar Saab. And apart from that, of course, Zafar Saab is a key player in the economy. तो हम इकोनॉमी की बात करेंगे इनके साथ. तो दो हमारे टॉपिक्स हैं. पहले तो किताब डिस्कस करेंगे, फिर हम इनके व्यूज इकोनॉमी पे लेंगे. Zafar Saab has been key players in the economy and will be in the future, inshallah. So with that, let me introduce Zafar Saab. He's been, mashallah, in Africa as a CEO of Barclay Enterprises, Barclay Bank. He's been in Citibank. He's came back and ran National Savings, and now he's running Punjab Bank. So mashallah, he's got a great career. And Pishti Bari, if I remember right, he was also shortlisted for Citibank. Zafar Saab, let's begin with your book. आप जरा briefly describe करें. इवेंट तो बहुत बड़ा था, मानते हैं, पर आपकी अपनी मोटिवेशन फॉर राइटिंग दिस बुक एंड आपकी जो टेक है दिस बुक की वो किड जहाँ बच्चे सुन रहे हैं, मोस्टली इकोनॉमिस्ट एंड ऑल इकोनॉमिस्ट भी सुन रहे हैं, what would you give them as advice arising from the book? You've reflected on a lot on the situation, not only your own predicament which you went through bravely, but also about life in general, क्योंकि बड़ी आपने philosophical historical बातें लिखी है. तो आप जरा हमें describe करिए what your book is and how what you expect people to get from it. So नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच. एक तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आपने मेरी किताब ना सिर्फ पढ़ी बल्कि उसकी जो लॉन्च थी इस्लामाबाद में उसको अटेंड भी किया. और जो आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो मेरे लिए हमेशा ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. जो रिव्यू आपका है, दैट्स अ ट्रेजर फॉर मी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर एनकरेजमेंट. नदीम साहब, ये जो किताब मैंने लिखी है इसको मैंने टोटली नॉन फिक्शन रखा है. I had the opportunity of making it very fictional and could have dramatized the whole situation and the sensationalizing it and then making it to more of a public appeal type proposition. और अगर आप उसका नाम देखेंगे तो नाम उसका थोड़ा सा मिसनॉर्मल है, बिकॉज किताब के अंदर जो डिस्कशन है अबाउट द सीट 1C और द क्रैश पर से वो इतना नहीं है जितना लर्निंग्स हैं. So essentially, this book is all about what you should learn from adversaries and how to then change your life and your perspective and priorities in life, and then you try and become a better human being. This is what the gist of this book is जो आपने देखी है. और फिर मेरी वो जो 10 लर्निंग्स हैं मैंने उनका जिक्र किया. फिर मैंने उसके अंदर जो gist of those 10 लर्निंग्स हैं जिसको हम कहते हैं सर्वाइवर्स गिल्ट और नो रिग्रेट सिंड्रोम, मैंने उसको भी इसमें कैप्चर किया. और नदीम साहब, जो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस है इसमें जो वो 30 सेकंड थे मेरे पास बिटवीन लाइफ एंड डेथ, देयर वेरी फ्यू पीपल हु कुड कम बैक एंड टेल द टेल ऑफ व्हाट हैपेंस देन. मैं उसको कहता हूँ द अकाउंटेबिलिटी पीरियड ऑफ योर वन सेल्फ. एंड वो हम सब फेस करेंगे. उस वक्त हम अपने कटहरे में खुद खड़े होंगे और हम आंसरेबल होंगे टू आवरसेल्व्स. अब इसके दो पहलू हैं. एक तो ये कि मुझे एग्जैक्टली मेरे साथ क्योंकि हुआ है तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. एक तो ये कि जो आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने आ जाती है, आपको पता होता है आपने क्या किया है. एट दैट टाइम मेरे पास कोई ये प्रायोरिटी सामने मेरी नहीं आई कि
कि मैंने कौन से रिचुअल्स जो हैं वो किस तरह किए थे या नहीं किए थे, बल्कि मेरा क्या बिहेवियर रहा और एटीट्यूड रहा विद द अदर पीपल एंड विद द लाइफ इन जनरल, दैट वाज मोर ऑफ अ कंसर्न फॉर मी देन एनीथिंग एल्स। दूसरा इसके अंदर जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी नदीम साहब, जो मैं और मेरा ये ख्याल है कि अब मुझे इसका खाली इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जो 30 सेकंड्स की लर्निंग है और स्टोरी है, उसके ऊपर मुझे शायद एक किताबचा टाइप का लिखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह मैं ये और डिस्कशंस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें और इसमें खुल के आ रही हैं। सो एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है नदीम साहब कि ये जो 30 सेकंड है जब आप अपने कटहरे में खुद खड़े हुए हैं, वहाँ पर आपने ये डिटरमाइन करना है कि आप जो हैं वो अपने आप को खुद कैसे असेस करते हैं। तो अगर आप एक इंसान बड़े इंसान हैं और छोटी-मोटी चीज़ों पे नहीं फँसते, तो गालिबन आप अपने साथ भी इतने हार्श नहीं होंगे उस वक़्त एट द टाइम ऑफ योर ओन अकाउंटेबिलिटी इन योर ओन आइज़। सो लिहाज़ा अगर अपने आप को आप बड़ा आदमी बनाएँ, जो ब्रॉडर इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा वरी करे, जो लार्जर इश्यूज़ पे कंसर्न्ड हो और एक लार्जर सोसाइटी और कम्युनल लेवल पे सोचे, I think that will be something which will make you a satisfied man when you are going. Very interesting. Zafar, let me read out your 10 chapters. Arrogance. Number 2, dues. Number 3, goodness. Number 4, sincerity. Number 5, miracles. Number 6, willpower. Number 7, rituals. Number 8, bold steps. Number 9, communication. Number 10, legacy. Now, when I look at these things, this almost reads to me like जो आजकल किताबें नहीं निकलती लीडरशिप और मैनेजमेंट पे, इट्स ऑलमोस्ट अ गाइड कि लीडरशिप में या मैनेजमेंट में व्हाट और हाउ शुड यू थिंक, हाउ शुड यू कंटेन योर एरोगेंस, what are your dues, what do you owe the company or the position, and how do you bring goodness to the job, and how do you bring sincerity to the job, and how do you exert your willpower. What rituals do you establish in your organization where you work? And what bold steps can you take? And how do you communicate and ultimately, what is your legacy? So, did you think of it that way? Did you think of it as a leadership manual? Or is it just your reflection of what happened then? Not really, Nadeem साहब, not at all. Actually, ये जब मैं लिख रहा था तो उस वक्त बिल्कुल हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मेरे कहीं वहमो गुमान में सबकॉन्शियस में ज़रूर हो, क्योंकि मेरी ओरिएंटेशन उस तरह हुई थी। बट टू टेल यू द ट्रूथ, नो, इट वाज नॉट बाय डिजाइन पर से एज सच। अच्छा, मेरा तो उस पे टेक ही बिल्कुल डिफरेंट है और आपसे कई दफा इस पे मेरी बात भी हो चुकी है। यू ऑलवेज एनकरेज मी ऑन दैट थॉट। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है नदीम साहब कि एज एन इंडिविजुअल अगर हम इन सब लर्निंग्स को अपने ताई इसको एड्रेस कर लें और ठीक कर लें तो एज ए सोसाइटी बेहतर हो सकता है। तो मैं तो कलेक्टिव इंडिविजुअल को ही बढ़ा के आगे सोसाइटी को लेके जाता हूँ और सोसाइटी को मजीद बढ़ा के एक कंट्री के लेवल पे लेके जाता हूँ। तो ये वो लर्निंग्स हैं जो मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल को उसके अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं, एंड देन दैट कुड बी एक्सपेंडेड टू अ इंस्टीट्यूशन, टू अ लार्जर सोसाइटी एंड परहैप्स टू द कंट्री एज वेल। अभी जो लेटेस्ट एपिसोड हमने अभी देखा है उसमें मैंने एक अपना क्लिप भी शेयर किया था कुछ लोगों से, जिसमें मुझसे कहा गया कि जी आपका क्या इसके बारे में ख्याल है। कुछ 4-5 दिन पहले ये पूरी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट टेंशन शुरू हुई थी। तो मैंने मेरा उस पर टेक ये था कि देखिए मेरी किताब से जो 3 लर्निंग्स हैं वो मैं कंट्री लेवल पे उसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, और मेरे ख्याल से जो 3 लर्निंग्स हैं आउट ऑफ दीज 10 वो मोस्ट रेलेवेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम एरोगेंस, ह्यूब्रिस to the sincerity of decisions, and last is the communication piece. So arrogance and hubris, thinking yourself what you really do not, you are not one, only leads to a disaster and killer for yourself and for the people who are dependent on you. The other one is the sincerity of decisions. उस पे मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, आपने जरूर पढ़ा होगा वो, कि अमृता सेन ने 1981 में एक रिसर्च की थी अबाउट द वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में जो बंगाल में फेमन आया था,
और उनका कहना ये है कि 3 मिलियन लोग सिर्फ वॉर टाइम इन्फ्लेशन की वजह से, होर्डिंग की वजह से और ये लैक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी एंड नेसेसिटीज अवेलेबिलिटी की वजह से अपनी जान खो बैठे थे. देन then the collateral damage, then the damage per se, direct damage of the war itself. सेम गोज फॉर हिरोशिमा एंड नागासाकी. अगर आप देखते हैं 1945 के बाद से कुछ 40-50 साल तक उसकी रिपरकशंस आते रहे, एनवायरमेंटली, सोशली, जेनेटिकली. तो हमें बहुत केयरफुली इवन एट अ कंट्री लेवल these decisions have to be taken. ना we have to be hubris की बेस पर टेंटेड होने चाहिए, ना वो सिंसेरिटी से आरी होने चाहिए, तो फिर हम कोई डिसीजन सही ले सकते हैं. और दैट लीड्स टू द फैक्ट कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नदीम साहब, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत सारे डिजास्टर्स को रोक सकती है और आइंदा के लिए बेहतरी भी ला सकती है. एंड आई थिंक वी आर नाउ मूविंग इन दैट थर्ड फेज इन द रीसेंट क्राइसिस दैट वी फेस्ड ऑन द बॉर्डर. I think these 10 things and the example that you've given in your book, some from Greek mythology, some from various other places, history, even modern time, जैसे आपने किचन की बात की है, very powerful examples, very good examples. But I think these 10 themes should be taught in schools, like many other things. Because I come from a hard mathematical background, and I find that हमारी society में we revere technique too much, and we do not value these humanitarian things जो आपने लिखी. These are character building things. वो मुझे याद है, कि किताब बड़ी अच्छी थी, ब्रुक्स जो फेमस न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑथर है, उसकी किताब है रोड टू कैरेक्टर, और उसने बड़ी किताब लिखी है, वन कैरेक्टर वन बुक तेरी वो इट्स कैरेक्टर दैट वर्क्स इवेंचुअली. तो मैंने रेड जो बुक, मुझे उसका ख्याल आ रहा था. तो अगर हम ये 10 जो आप 10 चीजें कह रहे थे, एक्चुअली पार्ट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, दे आर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट स्किल दैट वी शुड ऑल लर्न. और हमारे स्कूल में पहाड़े तो याद करा दिए जाते हैं, बट दे आर नॉट टॉट दीस 10 थिंग्स. तो अगर आप सोचें, मैं सोच रहा था हमारे पॉलिटिशियंस को इसकी लेंस के थ्रू में देखूं, अगर मैं हमारे सोसाइटी के लीडर्स को इस लेंस के थ्रू देखूं, तो डू यू थिंक कि people have learned these things, या we should have a stronger focus on learning these things? अच्छा नदीम साहब, मेरा तो पूरा थीसिस यही है, और आपने वो उस पर हमेशा मुझे बहुत दूसरा बहुत इंकरेज किया है. मेरा थीसिस है पूरा एक चार्टर ऑफ सोसाइटी का. प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम ये पूरा का पूरा जो है ना सोशल पीस, उसको इग्नोर कर गए हैं इन आवर डेली लाइफ्स. चाहे वो हमारे इंटरेक्शन में हो विद ईच अदर, चाहे सॉफ्ट स्किल्स आप कह लीजिए, या वो ओवरऑल हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग में रोल प्ले करे. और ये हुआ है लास्ट 40, 50, 60 इयर्स के अंदर, कि जिसके अंदर हम लोग जो है ना, वी स्लोली एंड ग्रेजुअली लूजिंग the sensitivity of the society, the sensitive nature of the society and our relationship with people. वो बहुत हम बड़े मैटर ऑफ फैक्ट टाइप के लोग हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक लोग हो गए हैं. मगर ये मटीरियलिस्टिकली भी आपको, मेरा तो थीसिस ये भी, आपने वो भी किताब में पढ़ा होगा, और मेरा उस पर आर्टिकल भी, इनफैक्ट मेरी जो अगली 2 किताबें मैं अब लिखना चाहता हूँ, जो मैं अगले 2-3 साल में मेरा इरादा है कि मैं इंशाल्लाह उसके साथ आऊँगा बाहर. एक तो मैं समझता हूँ कि जो ये लिटरेचर और इकोनॉमी जो आप बात कर रहे हैं, दे आर bosom buddies, और वो हम, आई थिंक वी लूज द आई ऑन द बॉल ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. जहाँ पर बिकॉज लिटरेचर जो है द लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, कल्चर भी आ जाता है उसमें, आर्ट भी आ जाता है. इट्स एक्चुअली अ कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज. इट्स लाइक एन एजुकेशन का पीस. तो जब तक आप, बेशक आप, अच्छा मेरा तो एक और थियरी है, ये जो आप पहाड़ों वाली बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं. ये पहाड़ों से और रेक्टाफिकेशन से हमें आगे जाके, एंड वी नीड टू फोकस मोर टूवर्ड्स these soft skills, care about the society and all, how we have to deal with each other and people. And then on top of this, we also need to understand and appreciate that that skill has to be developed. एंड मैं अभी उसको स्किल वाले पीस को अभी नहीं ज्यादा एलैबोरेट करता, मगर मेरे हिसाब से हमारा जो पूरा पैराडाइम है एजुकेशन का, दैट हैज टू बी शिफ्टेड. मोर इंसेंटिव हैज टू बी बिल्ट इन फॉर द बिजनेस कम्युनिटी आल्सो, द इकोनॉमी पर से,
individuals in the whole process, and then we'll see that shift happening. ये किताब जो है ना, ये उसकी तरफ एक स्टेप मैंने लेने की कोशिश की है, इस चीज को हाईलाइट करने की और प्रोपेगेट और एडवोकेट करने की कि देखिए प्लीज इसको अभी भी बहुत कुछ नुकसान नहीं हुआ है, आज भी चीजों पे फोकस कर लीजिए. यू नीड अ बेटर सोसाइटी. ट्रस्ट मी, इफ यू हैव अ बेटर सोसाइटी, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक elements will also be ensured. But if you do not have a social character building, the appreciation of the human element in anything, you will not go anywhere at all. And you get stuck on the. और इसीलिए हमारे साथ ये अगर मैं दूसरी फ्लिप साइड देखता हूँ about boom and bust cycle का, तो इतना शॉर्ट टर्म अप्रोच है, इतना मायोपिक अप्रोच है towards addressing issues, या उनको देखने का तरीका कि वो you hit the brick wall every now and then. अच्छा, ये एक पैसेज मुझे स्ट्राइक किया, तो इस पे कमेंट करिए. I am loath to say that I've seen the country deteriorating around me because I'm still a patriot at heart. However, as I grew up, I saw these inclusive, safe spaces gradually disappear. As the spirit faded, bureaucratic structures became more rigid and politicians more fractious. This affected more than Pakistan's image. It affected business, industry, and economy at large. तो इस पे elaborate करिए, क्या आपका? जी डॉक्टर साहब, वही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था. द प्रॉब्लम इज के हम लोग बहुत ही एक लेंथ से हर चीज को देख रहे हैं, और वो लेंथ शायद हम उसको एक हम उसको गार दे देते हैं कि वो गालिबन लेंस जो है वो इकोनॉमिक लेंस है, मगर हम इग्नोर कर रहे हैं बाकी सारे एलिमेंट्स को, और वो भी बड़े नैरो तरीके से हम उसको परसू कर रहे हैं. आई डोंट थिंक वी आर लुकिंग एट द होलिस्टिक पिक्चर, एंड उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक सडन डिके आ रहा है ओवर अ पीरियड टाइम, विच आई हैव विटनेस. और आपने मुझसे ज्यादा वो देखा है, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है जब हम बहुत ही डिफरेंट सोसाइटी हुआ करते थे, बहुत लिबरल सोसाइटी हुआ करते थे, एंड ओवर अ पीरियड टाइम वो रिसीड होता गया, टॉलरेंस खत्म होती गई. वो टॉलरेंस खाली मैं रिलीजियस टॉलरेंस की बात या एथनिक टॉलरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं टॉलरेंस ऑफ डिबेट की बात भी कर रहा हूँ. नदीर साहब, यू कैन डिसएग्री विद मी ऑन मेनी थिंग्स and I should be able to stand up and agree to disagree with you. मगर हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, हमारे यहाँ पूरा एक आइडिया ही खत्म हो गया है कि हमने लोगों को इनकरेज करना है, डिबेट को आगे लेके चलना है. एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू नदीम साहब दैट जो काम आपने किया है और आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सर्विस है टू द सोसाइटी, एंड प्लीज कंटिन्यू टू डू दैट. मैंने ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट आपने किताब से उठाया, मैंने इसी चीज को कवर करने की कोशिश की है कि प्लीज एक दूसरे की अपने आप को एक एज ए सोसाइटी एक टॉलरेंस को लेके आए, एक दूसरे की बात को सुनने का मादा पैदा करें, और ओवरऑल सोसाइटी को जरा एक बढ़ाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम हर एक को कर्टेल कर रहे हैं और खींच रहे हैं नीचे. फिर आप एक काफी हद तक एक मटीरियलिस्ट व्यू लेते हैं सोसाइटी का. आप एक व्यू लेते हैं, which is absolutely correct. You quote John Locke and you quote Confucius, etc. You take a view that we are shaped by our society. यहाँ आपने quote किया एक जगह के जी, if individuals become bad, it was not because their inherent nature, but because their innate senses had not been developed properly. This is a very Lockean and a humanitarian thesis. पर हमारी सोसाइटी तो इसके खिलाफ चल रही है. We really think that everything is inherent. We don't really believe in this materialism. Do you think that matters? Do you think we should be thinking more materialistically? We should be reading more. For example, let me say this. जब मैं LSE पढ़ने गया, मैं यहाँ जब पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी वो एक टेक्निकल किस्म की एजुकेशन. जब मैं LSE पढ़ने गया तो उन्होंने हमें कहा कि जी 2-3 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी है. एक तो फिलॉसफी कंपल्सरी. So we had to read Plato, Aristotle, social science philosophers, 10-15 philosophers we had to read. तो मैं बच्चा था, कोई समझ नहीं थी, पर सरसरी किस्म के इम्तिहान पास करने के लिए पढ़ लिया. अब ख्याल आता है यार बड़ी अच्छी बात थी. दूसरी चीज उन्होंने कहा भी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ो, और हमें पता ही नहीं था. हमने डेमोक्रेसी के बारे में पॉलिटिक्स पढ़ी, वो भी नहीं आप पता चलता है कि यार वो भी अच्छी बात थी. तीसरी चीज उन्होंने कहा इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ो, वो भी मैंने ठीक पढ़ी नहीं है. मस्त से तीनों चीजें ठीक नहीं पढ़ी, बट बहुत बाद में समझ आई कि ये पढ़नी चाहिए चीजें.
जब मैं शिकागो गया तो देयर वाज समथिंग कॉल्ड द कॉमन कोर सब्जेक्ट्स, जो ड्यूई ने बनाए थे। ड्यूई बड़ा फेमस फिलोसोफर था, उसने बनाए थे। उसने कहा किसी को ग्रेजुएट नहीं करना चाहिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, हिस्ट्री, common core. Basically, you were saying we must understand the human being. We cannot just be technicians. Human beings, even doctors, everybody understand what is the human being. And the human being is nothing but what a collective knowledge is, how we think together. And that has evolved over time. It is not something that I can say today. That is the story that I've heard from my grandmother. That is the story that I learned in the Quran. That is the books that I read. That is the philosophy that I learned. तो उन्होंने कहा ये जरूर पढ़ना है। तो I think, do you subscribe to this, or do you think we should have a much more bland, technical approach with हम सिर्फ accounting, mathematics वाला सीख के आगे निकल जाए? मेरा तो डॉक्टर साहब पूरा थीसिस ही किताब में यही है जो आप फरमा रहे हैं कि जब तक कि आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं होगा चीजों का, इवन ये जो मटेरियलिस्टिक पीस है ना, ये भी आप एडिक्वेटली परस्यू नहीं कर पाएंगे। और इन दिस कंपैरेटिव वर्ल्ड जहां पर आप अभी यू नो इन डिजिटल एज के अंदर इनोवेशन बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, यहाँ पर भी जब आपका होराइजन बड़ा होगा ना, और होराइजन आपका उस वक्त बड़ा होता है जब आप अपनी मैकेनिकल लर्निंग से बियॉन्ड जाते हैं। मैकेनिकल लर्निंग से बियॉन्ड आप जाते हैं जब आप फलसफा पढ़ते हैं, जब आप हिस्ट्री देखते हैं, जब आप लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। मुझे याद है डॉक्टर साहब, आप जानते होंगे मेरे ताया को सैयद मुमताज सईद साहब जो मैनेजमेंट गुरु थे। मुमताज सईद साहब ने हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस शुरू किया था इन कराची। उन्होंने उसके अंदर मैंडेटरी किया था कि हर ग्रेजुएटिंग क्लास जो है ना उसको एक लैंग्वेज सीखनी है। उन्होंने 4 लैंग्वेज उसमें रखी थी, अरबिक थी और फ्रेंच थी और एक चाइनीज थी। ही 4 लैंग्वेजेस उन्होंने वो रखी थी मैंडेटरी। एंड एंड अब ये दूसरी तरफ हम आईबी में पढ़ रहे हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट का, विद अ वेरी नैरो माइंडेड विजन, जहां बाकायदा लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया था कि यार ये क्या बात है, आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। आज मुझे ये अंदाजा होता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी 2-3 एलिमेंट्स के साथ। एक तो ये कि आपकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो, एक आपका होराइजन बड़ा होता है। जब आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वो लैंग्वेज इन आइसोलेशन नहीं तो आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जब तक आप उसका कल्चरल पीस को ना अप्रिशिएट करें, अंडरस्टैंड करें, और हिस्ट्री उसके साथ लिंक्ड है। So therefore you have to, and you will be forced to do all of this to have a command of that language. And secondly, of course, you will have create your own marketability as a business graduate. And I think that makes a big difference. अच्छा, उन्होंने क्या किया था, और जो मैं मेरा भी थीसिस पूरा यही है कि आपको ऑन द वे हर चीज में इंसेंटिव बिल्ड करना पड़ेगा लोगों का। तो जो ये मार्केटेबिलिटी वाला पीस है नदीम साहब, उससे वो लैंग्वेज वाला पीस जो है ना वो एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनता है। बट द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में आप एक्चुअली यू आर क्रिएटिंग अ ह्यूमन बीइंग व्हिच इज अ मच बेटर ह्यूमन बीइंग, जो एक कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में बहुत बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएगा देन समबडी हु हैज अ नैरो माइंडेड अप्रोच टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द इश्यूज एंड नॉट अ होलिस्टिक idea of how these things were tackled in the past. Not exactly in the same paradigm, but maybe a slightly shift here and there. मतलब एक और जो चीज मुझे नजर आती है बहुत इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू दिस, जो मैं अक्सर जाता हूँ, जब मैं जाता हूँ, मैं काफी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मुझे शौक है जाके बच्चों से इंटरेक्ट करना, कोशिश करना, लेक्चर देने की, पढ़ाने के लिए। I've even asked this question in the NDU and I've asked this question in the Civil Service Academy, the best of places. एक सवाल मैं पूछता हूँ लोगों से, आप कितनी किताबें पढ़ रहे हो? मुझे जवाब आता है पढ़ने की जरूरत नहीं। और लोग बड़े हंस के कहते हैं कि अब इंटरनेट आ गया तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, चैटजीपीटी से सवाल पूछ लो काफी है, हमें ये किताबें अब छोड़ देनी चाहिए। मुझे ख्याल आता है कि maybe I'm old fashioned, maybe I'm old, that's the problem. मुझे ख्याल आता है कि किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। Where do you stand on this? Would you just use ChatGPT to learn, or would you say कि नहीं, किताबें पढ़ना जरूरी है? नदीम साहब, मैं तो चैट जीपीटी का बिल्कुल मतलब आई अप्रिशिएट द टेक्नोलॉजी, बट मैं उसका यूजर बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी जब आपसे गुफ्तगू करने से पहले मेरा एक पूरा थीसिस है जो मैं आपसे, जब इकोनॉमी पे हम बात करेंगे तो उस पर मैं बात करूंगा आपसे, जो आप बहुत रेजोनेट होता है विद योर थॉट्स एज वेल। उसमें मुझे सिर्फ ये देखना था कि जो प्रोडक्टिविटी के
डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसमें क्या, वो तो इन जल्दी में मैंने वो चैट जीपीटी यूज किया, अदरवाइज आई डोंट बिलीव इन यूजिंग चैट जीपीटी, बिकॉज मेरा प्रिंसिपल ये है कि जब आप एक किताब पढ़ते हैं या एक एक डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं ना, तो आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव को देख रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट। सो बेशक जरा थोड़ा सा लंबा रास्ता होता है, मगर ऑन द वे आप शुरू किसी और चीज के लिए फोकस कुछ और कर रहे होते हैं, एंड यू पिक अप समथिंग एल्स ऑन द वे। मैंने अभी मेरी जो ये मुतासिर साहब की बेटी है सुमेरा, इन्होंने अभी मेरे नाना की किताब जो है फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, मैं आपको भेजूंगा अभी वो, उसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन की है, मैंने अभी वो खत्म की है वीकेंड पे कल। तो वो पूरा जो उन्होंने एक अपना उसमें एक फलसफा बयान किया है सैयद मोहम्मद तकी साहब ने, उसमें जो मैंने एक चीज वहां से पिक की वो सोक्रेटिस का पूरा वाकया था, और हाउ दैट कैन फिट इन एट अ स्मॉलर लेवल, एट आवर लेवल्स एज वेल। वी डजंट हैव टू बी डूइंग समथिंग बिग इन लाइफ, बट तो मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि छोटी छोटी भी चीजें हम ठीक करते जाएं तो चीजें ठीक हो जाएगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप किताब पढ़ने के लिए जाते हैं और कोशिश करते हैं, तो फिर आप, चाहे आप वो मैं तो कहता हूँ कि आप किंडल पे पढ़ लें, आप छोड़िए, आप किताब मत उठाइए, आपने हार्ड बाउंड नहीं उठाना, पेपर बैग नहीं उठाना, मत उठाइए, मगर आप इसी पे पढ़ लीजिए। मगर किताब जब आप पढ़ने जाते हैं, तो सेलफोन पर पढ़ सकते हैं। जी, आपको बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऐसे अपने सामने आ जाएंगे जो गालिबन आप नहीं देख रहे थे, मगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं देन द किताब पर से इटसेल्फ। हैरानी की बात ये है कि हमारे कल्चर में ये है नहीं किताब पढ़ने का कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज जो मिसिंग है, या दो चीजें और मिसिंग है along with your 10 things I will put in two more things, उन पे जरा कमेंट करें। एक जो बड़ी फेमस किताब है, आपको भी याद होगा, बल्कि दो किताबें थी बड़ी फेमस टॉम पीटर्स की। एक थी द सर्च फॉर एक्सेलेंस, दूसरी थी फॉर एक्सेलेंस। ये जो एक्सेलेंस का लफ्ज है, मेरे ख्याल ये हमारी डिक्शनरी से मिसिंग है। हम लोग कोई एक्सेलेंस की तरफ नहीं जाते। हम लोग सोचते हैं एक्सेलेंस का मतलब सिर्फ ये सरकारी नौकरी या कोई बड़ा आदमी मेरी थपकी मार दे। वो मेरा ख्याल एक्सेलेंस वो होती है जैसे कि स्टीव जॉब्स ने कहा, जब उसे कहा कि यार प्रेसिडेंट को बुला रहा है, उसने कहा मैं तो नहीं जाता, मुझे कोई शौक नहीं प्रेसिडेंट से मिलने के, आई एम इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस। मेरा एक उस्ताद था नोबेल प्राइज विनर, मैंने उससे कहा, रॉबर्ट लुकस, मैंने उससे कहा तू फंड आ जाए यार, तुझे पैसे देता हूँ। उसका सवाल ही नहीं पता था। उसने कहा जी मैंने कहा क्यों? उसने कहा इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस, मैं तो पैसे चाहता ही नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलेंस है, क्या हमारी सोसाइटी में ये है? इसके साथ रिलेटेड जो है एक और कॉन्सेप्ट मिसिंग है, जैसे वो आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कैन वी डिबेट? वी आर a debating society. We are a society where we talk down to each other. We don't debate. जी, जिस तरह मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी, मैंने जिस तरह कहा कि आपने जो ये डिबेट का पूरा सिलसिला जो चलाया है और बढ़ा रहे हैं आप, इसका क्रेडिट आप ही को जाता है। दिस सोसाइटी जहाँ पर इसके लिए कोई रूम नहीं है, कोई कोई इसकी अप्रिसिएशन नहीं। जो एक्सीलेंस का मामला है ना नदीम साहब, वो एक्चुअली मैं उसको जरा दो पैराए में देखूंगा। एक तो मैं देखूंगा कि हमारी जो डेफिनेशन ऑफ एक्सीलेंस है ना, वो बड़ी डिस्टोर्टेड है। अच्छा, गालिबन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हमारे शायद हीरोज जो हैं वो भी हमने अपने जो है ना उनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो द वे द डे वी विल गेट दैट फिक्स्ड, आई थिंक हमारा जो एक्सेलेंस की डेफिनेशन है ना वो बड़ी डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, मैंने ये किताब में ये भी आर्ग्यू किया बाय द वे, और बहुत बड़ा प्रोनाउंस तरीके से किया है कि जो लेगेसी है, दैट लेगेसी डजंट हैव टू बी a legacy of quantity, it should be the legacy of quality. So बेशक आप थोड़ा काम करें, मगर आप क्वालिटी का काम करें, वो ज्यादा पायदार होगा और लॉन्ग टर्म होगा than doing anything which will have a wider impact but has a lesser impact on people. So therefore the excellence की जो हमारे यहाँ definition है ना, वो एक हद तक बिल्कुल डिस्टोर्ट हो गई है। दूसरा जो मामला है एक्सीलेंस के हद तक वो ये है नदीम साहब के, हम रिवॉर्ड भी नहीं करते एक्सीलेंस को। हमें जो है वो एक्सीलेंस को रिवॉर्ड भी करना चाहिए इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। हम हमारे यहाँ अब जो हमारे हम जिस तरह लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए हम वो अप्रिशिएट नहीं करते, नॉट एज अ सोसाइटी लेवल
and not at a larger level, at a government level as well perhaps. So until unless that shift will come through, अच्छा मेरा टेक इसमें आपको बहुत ही अंदाजा हो गया होगा, मेरा सारा टेक ये है कि एज एन इंडिविजुअल आप ठीक हो जाएं, सोसाइटी ओवरऑल ठीक हो जाए, थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस ऑन इट्स ओन. The government will be forced to do the right thing, establishment will be forced to do the right thing, but as an individual level आप छोटा मोटा अपने अताई जहर का प्याला पीते रहें, रोज छोटा प्याला पीते रहें, सोक्रेटिस की तरह पूरा पीने की जरूरत नहीं है, मगर आपने ब्राइब नहीं देनी, फॉर एग्जाम्पल. तो ये छोटे मोटे भी काम अगर आप एक्सीलेंसी करते रहें, तो आई थिंक दैट विल हेल्प अ लॉट इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द ओवरऑल सोसाइटी, एंड देन excellence will become something which is which is the center of our appreciation and societal recognition. पर देखिए अगर मैं देखूं फॉर एग्जांपल कल बिल गेट्स ने अनाउंस कर दिया कि जी वो पूरी अपनी 20 years 20 साल में दे देगा. ठीक है, हमारी सोसाइटी में हम कहते हैं बड़ी हम चैरिटेबल सोसाइटी, पर हमारी चैरिटी जो है वो देख से आगे नहीं जाती. ये बहुत से बहुत बाबर अली की तरह हम एक स्कूल बना देंगे, but we really not a charitable society in the sense of what European societies were. European societies में जो चैरिटी थी वो ये थी कि उन्होंने फॉर एग्जांपल मैं किताब पढ़ रहा था, जेबी प्रीस्टली बड़ा फेमस साइंटिस्ट था, उसने सारी जिंदगी कोई काम नहीं किया, उसको ड्यूक ने सपोर्ट किया, एडम स्मिथ को ड्यूक ने सपोर्ट किया. ये जो है ना जो एक पुरानी ट्रेडिशन थी, जैसे इवन अकबर के साथ था, या हमारा वो फेमस जो है मैं भूल रहा हूँ नाम उसका, जो हमारा जिसने कवाली शवाली इन्वेंट की थी, अमीर खुसरो जी सपोर्ट किया. But if you think about it, Renaissance में जो सारे intellectuals थे, they were supported by the popes and the kings, etc. So हमारे यहाँ तो ये ट्रेडिशन नहीं. We think charity is only या philanthropy is only giving लोगों को खाना खिला दो, कोई स्कॉलरशिप दे दो, कोई ऐसी चीज दो. We don't institutionalize charity. तो हमारा ये भी एक बहुत बड़ा मसला है. आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी अगर इंडिविजुअली ठीक हो जाए, पर इंडिविजुअली हम ठीक हो सकते हैं, पर सोसाइटी के सिग्नल्स क्या है. देखिए ना, आप अगर मैं देखूं, we have no real, आपने भी अभी बात की थी, we have no real heroes. अगर आप देखें हमारे कौन है हीरोज जो कि हम सोचें, अगर हम फील्ड्स दें, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट हीरोज कौन से, who will be hold up as the equivalent of टाटा और बिरला और समथिंग, कोई नहीं हमारे पास, कि आप शायद मुझे करेक्ट कर दें. अगर हम ब्यूरोक्रेट्स में देखें, अगेन हम देखें कि इंडिया में बड़े अच्छे हीरोज हैं, बर्तानिया में है, जैसे वो क्या नाम था सर, रेडक्लिफ वाज अ ब्यूरोक्रेट. क्या नाम था उसका दूसरा जो यहाँ आया था, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे पास, वो भी नहीं है. अगर हम जजेस देखें, वो उनके फेमस जजेस जो है वो, तो वी रियली डोंट प्रोड्यूस हीरोज. और जब हीरोज कोई होते हैं जैसे अब्दुल सलाम था, उसको हमने रिकग्निशन कोई नहीं. मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि एक दिन ये कौम पार्लियामेंट के थ्रू एक लॉ पास करके अब्दुल सलाम को एक अपॉलजी पेश कर दे, एक रेजोल्यूशन जैसे होता है, ताकि हम अपने बच्चों को एक शक्ल दिखा सके कि हाँ भाई हमने एक अच्छे आदमी को रिकग्नाइज कर लिया. तो हम एक्सीलेंस को रिकग्नाइज तो नहीं करते. जैसे अब अरशद नदीम है, वो एक्सीलेंस बड़ी अच्छा उसने काम किया, कमाल किया, पर अब हमने उसको गवर्नमेंट के साथ जोड़ के खराब करने की कोशिश करें, बजाय इसके तो हम इसको आगे बढ़ाएं. तो ये बातें आई थिंक काफी जरूरी है, इनको हमें सोचना चाहिए. आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जी, मैं कह रहा हूँ कि ये चैरिटी वाला जो हमारे बारे में क्लेम किया जाता है कि हम शायद मोस्ट चैरिटेबल कंट्री इन द वर्ल्ड है, उसका कोई मैंने आजकल एविडेंस नहीं देखा. आई एम वेरी सॉरी, मैं एविडेंस ड्रिवन आदमी हूँ नदीम साहब. तो मैं अगर नंबर देखता हूँ तो मुझे कहीं नजर नहीं आता ये मामला. तो खैर नहीं, पर चलिए मैं एक मिनट के लिए इसको नहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता कि हम होंगे बड़े चैरिटेबल, जो मेरा ख्याल है हम नहीं है बाय द वे. मगर खाली चैरिटी जो है ना वो पैसों से नहीं होती नदीम साहब. चैरिटी जो है ना वो आपके अपने टाइम से और आपकी एक एफर्ट से होती है. योर ट्रीटमेंट टुवर्ड्स अदर पीपल इज अ बिगर चैरिटी देन द मेयर फाइनेंशियल चैरिटी. तो मेरी हद तक जो हम बैंकरप्ट हैं एज फार एज दैट चैरिटी पीस इज कंसर्न. अगर आप मेरा चैप्टर पढ़ेंगे ड्यूज वाला, तो उस ड्यूज वाले चैप्टर में मैंने बिल्कुल फाइनेंशियल ड्यूज को जीरो कर दिया है. डिस्पाइट बीइंग अ बैंकर, मैंने सिर्फ इमोशनल ड्यूज की बात की है. मैं चैरिटी में भी ये बात करूंगा कि आप प्लीज अपना बिहेवियर ठीक कर लीजिए एज पार्ट ऑफ द चैरिटी. दूसरा आदमी की आधी प्रॉब्लम शायद उससे आसान हो जाएगी. दूसरी बात ये कि अगर आप अपने पैसे देने ही हैं तो आप उसको रॉड दे दीजिए, बजाय आप उसको फिश दे रहे हैं.
तो दैट्स अ टिपिकल ओल्ड स्टाइल जो हमने आज तक कभी, अच्छा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी हमने यही काम किए हैं बाय द वे, बिकॉज़ इट्स ईजियर टू डू देन द अदर वन, यू डोंट वांट टू टेक अ लॉन्गर रूट। अच्छा। तीसरा जो आपने बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि ये कोर्ट सपोर्ट करते रहे हैं हमेशा से सारे इंटेलेक्चुअल्स को, और जो एक्सेलेंस का काम करते रहे, बिकॉज उसकी रिवॉर्ड इस तरह ही हो सकती है और यूं ही हमें करनी चाहिए। वो हमेशा कोर्ट ने किया उसको सपोर्ट, और आपने एग्जांपल्स दे दिए, मेरी किताब में भी उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। मगर अब वो फॉर्म एंड शेप ऑफ द कोर्ट हैज चेंज। हमारे दोस्त हैं जो बड़े उम्दा आदमी हैं, अरशद साहब, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अरशद महमूद साहब। अरशद महमूद साहब बड़ी उम्दा बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये पहले तो पाला करते थे सारे आर्टिस्ट को और म्यूजिशियंस को और इंटेलेक्चुअल्स को कोर्ट, अब उनको पालते हैं, उनको पालना चाहिए इंस्टीट्यूशंस को और कोऑपरेट इंस्टीट्यूशंस को। I tend to agree with him. I tend to totally agree with his idea that now we are the ones who have that repository of funding available with us. In our larger scheme of things, it is important that we promote this level of education and excellence, because that will ensure that our business will remain sustainable for a longer period of time. Problem नदीम साहब यहाँ पर आ गया है कि हम एज अ सोसाइटी, हम लॉन्ग टर्म सोचना नहीं चाहते, या हम हालात ऐसे हैं कि हम सोच नहीं पाते, और हम अपनी नोज से बियॉन्ड नहीं देखते हैं। जब तक कि हम एज एन इंडिविजुअल लेवल ही चीजें नहीं करेंगे नदीम साहब, आई थिंक ऑन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स वी विल कीप ऑन कॉम्प्रोमाइजिंग। ये चैरिटी और नो चैरिटी विल मेक नो डिफरेंस एट ऑल। आपका बिहेवियर जब तक लोगों के साथ ठीक नहीं होगा, तब तक ये चैरिटी भी जो है ना, दैट डजंट टेक यू दैट फार। अच्छा देखिए, लेट्स टर्न अ लिटिल बिट, थोड़ा सा इसी चीज को लेके हम इकोनॉमिक की तरफ चले। ये इस साल जो नोबेल प्राइज मिला है डैरेन असिमोव को और उसके साथ दो तीन और बंदों को, that was on the issue of institutions. Yes. अब institutions के हैं, the rules of the game. हम सोचते हैं institution is army, फौज, नहीं, it's the rules of the game. इसी तरह मेरे ख्याल कुछ 6 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं इस चीज को कि रूल्स ऑफ द गेम क्या है। अच्छा, रूल्स ऑफ द गेम जो है, आप जो इंडिविजुअल लेवल की बात करें, रूल्स ऑफ द गेम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं फिक्स हो सकते। रूल्स ऑफ द गेम हैव टू बी कॉमनली एग्रीड, ठीक है। मसला ये है कि हम लोग रूल्स मेरा ख्याल बना ही नहीं सकते। हमारा जो सबसे बड़ा फेलियर है, वी कांट मेक रूल्स। वी एक्चुअली व्हेनेवर वी मेक अ रूल वी ट्राई एंड डिस्ट्रॉय इट। जैसे आई एम श्योर आपको भी बचपन में एक्सपीरियंस किया होगा। मैं बचपन में बड़ा रोंदू था, क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता, सब चीज में रोता था। हम पहले बचे क्योंकि हमारे पास वो लॉन्च होते थे, पहले रूल्स फिक्स करते थे, फिर हम गेम शुरू करते थे, फिर बीच में मेरे जैसा बंदा रो पड़ता था, कहता था ये रूल ठीक नहीं है, उसको चेंज करो। तो ये मेरा ख्याल हमारी साइकोलॉजी बन गई है, हम कोई रूल बना के उसको स्टिक नहीं कर सकते। Do you think that's a major cause of our failure? Yeah. How would you, let's take the question more broadly. You've written about economics, you've got another book on economics, and you, mashallah, one of the shortest people for the state bank. Is our economy fixable? Is our economy fixable, or are we going to be forever in the IMF fold? इसमें एक और चीज जोड़ दूं, आपने सुना होगा 3 दिन पहले केन रोगोफ जो हार्वर्ड का बड़ा इकोनॉमिस्ट है और फंड में भी था 2-3 दफा, केन रोगोफ ने 2-3 दिन पहले या हफ्ता पहले उसने टाइलर कोवन के साथ इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान को भूल जाओ इकोनॉमिक, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, ये इसकी इंस्टीट्यूशन बैठ गई है, ये बैठ गया, इसको फंड ने पैसा देते ही रहना है। उससे जब टाइलर कोवन ने पूछा कि भाई तुझे अगर लगा दे हेड ऑफ फंड तो क्या करेंगे, मैं पैसे दे दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ठीक होना ही कभी। तो इसके बारे में आप क्या? अच्छा, पहले तो जो पहली बात आपने की वो बहुत जरूरी बात है डॉक्टर साहब, जो रूल्स वाली बात आपने की है। अच्छा, एक तो रूल हम फॉलो नहीं करना चाहते, और रूल हम बनाने भी ऐसे बनाते हैं कि हमारे अपने इंटरेस्ट में वो रूल हो तो बिगेन विद। मैं, अब आपने वो बात की अपनी क्रिकेट वाली, मैं अपने गुलबर्ग में जब हम रहते थे फिरदौस मार्केट में, तो वहां पर हमने रूल ये बना दिया था कि जो मैच रखेगा नेक्स्ट वीकेंड का वही कैप्टन होगा। उस जमाने में जुमे की छुट्टी होती थी, वही कैप्टन होगा टीम का। तो हर मैच मैं रख लेता था, तो मैं टीम का कैप्टन होता था। मैं सबसे पहले जाता था, ओपन करता था। मैंने विकेट कीपिंग करनी थी, विकेट कीपिंग करता था। मैंने ओपन कर बॉलिंग करनी होती थी, अटैक करना था, तो मैं करता था।
तो वो रूल भी मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ था, वो उसको फॉलो कर रहे हैं तो बात की बात है। अच्छा किसी और ने वो बना लिया रूल तो मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये रूल वाली जो आपने बात की है ना, वो रूल वाला मसला नहीं है नदीम साहब, वो मसला कहीं और है। मुझे ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का, वो क्या है ही नहीं। यूएस का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन गालिबन इतना छोटा है कि जितना ये मेरे पास सामने कागज खुले हुए जिसमें मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ आपसे बात करते हुए, वो गालिबन, it is not about the written rules and regulations, Nadeem Saab. It is the norms of the society and the individual level पे appreciation of all of this which makes the whole difference in the world. And मेरी पूरी किताब जो है वो इसी के अलावा रिवॉर्ड करती है कि जी we need to understand and appreciate कि जो हमारी ये जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर एक अप्रिसिएशन होना बहुत जरूरी है इस बात का कि हमने वो चीज सही करनी है, और नॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट whether the written rule is there or not. Now this is something that I wanted to write home about, which you mentioned about the rules. तो एक तो हमें एज अ सोसाइटी इस चीज को रखना पड़ेगा कि हम डंडे पे नहीं, हम खुद अपने आप को चेंज करें और हम एज अ सोसाइटी एक दूसरे को लुक डाउन। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो मैं रूल फॉलो नहीं करता और वो बच्चे मुझे कहते हैं कि कल को मैं आपको टीम में नहीं रखेंगे, तो वो तो कोई रिटर्न रूल नहीं है, मगर बच्चों ने मेरा प्रोटेस्ट कर दिया। क्या हम ये प्रोटेस्ट करने को आज तैयार हैं नदीम साहब कि ये आदमी जो है ये काम सीख नहीं करता या ये इनकॉम्पिटेंट आदमी है, मगर एक लार्जर पोजीशन में बैठा हुआ है, हम कुछ करने को तैयार नहीं होते इस बात को, या करप्ट है हम करने को तैयार नहीं होते, बल्कि हम उसको और एक्सेप्ट कर रहे होते हैं इस बात के साथ। एंड देयरफॉर वो जो पहले वाली आपकी बात थी हीरोज वाली, वो हीरोज भी हमने डिस्टोर्ट कर दिए, बिकॉज वो हीरो गालिबन हीरो बनना नहीं चाहिए था जिसको आपने हीरो बना दिया। सो देयरफॉर ये जो रूल्स वाला मामला है, मैं एक तो इस पे आपसे बात करना चाहता हूँ। अब जो आपने वो इकोनॉमी पे बात की, देखिए नदीम साहब फिक्सेबल तो हर चीज है, मैं इस बात को बिल्कुल मैं तो बिल्कुल उसको डिसमिस नहीं करता कि कोई चीज भी जो है वो नॉन फिक्सेबल है। The problem is that we need to identify the problem, right, and then work towards the resolution of that problem. इशू ये है कि हम पहले तो प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई ठीक नहीं कर पाते हैं कि हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम है कहां पर, और फिर उसके बाद जो उसका रेजोल्यूशन है, हम उसकी तरफ जो डिफिकल्ट डिसीजन लेने की बात है वो हम करने को तैयार नहीं है। आप उठा के देख लीजिए सारी उन इकोनॉमीज के अंदर जिसमें आईएमएफ की कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की है, जिसमें आईएमएफ के प्रोग्राम पे वो गए हैं, सोसाइटी ने उसको बहुत लुक डाउन किया है, और फिर उसके बाद उन कंट्रीज ने अपने आप को पुल आउट किया है फ्रॉम आईएमएफ प्रोग्राम एंड दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन देयर ओन। सो देयरफॉर क्या हम एज अ सोसाइटी करने को तैयार हैं? फिक्सिबिलिटी इज देयर, सॉल्यूशंस आर देयर, बट पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे वो प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम को हमें एड्रेस करने के लिए जो डिफिकल्ट डिसीजन लेने हैं, क्या हम एज अ सोसाइटी उसके लिए तैयार हैं या नहीं है। इशू ये है नदीम साहब कि अब हम एक एक ना फैशनेबल चीज भी बन गई है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। नदीम साहब मैं आपसे बहुत एहतराम के साथ ये बात कह रहा हूँ, और ट्रस्ट भी इसमें कोई एरोगेंस का एलिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने खुद ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है ना और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, ये शायद 1-2-3 साल पहले ही सीखे हैं। मैं भी उससे पहले हर वक्त स्ट्रक्चरल रिफॉर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की बात करता रहता था, बट क्या हम समझते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती क्या चीज है? मगर वो एक फैशनेबल चीज बन गई है, वो एक क्लीशे बन गया है, हम हर चीज को उसके पीछे छुपा के ही कहने लगते हैं कि जिसके लिए तो स्ट्रक्चरल, भाई वो चीज क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता क्या है? हैव वी एवर पुट आवर ब्रेन्स टू इट, हैव वी पुट एवर आवर माइंड टू इट? क्या हमने अपने एक्सपर्ट लाइक नदीम उल हक से पूछा है कि सर ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमारी है क्या? आप मुझसे यकीन मानिए नदीम साहब, 99% पीपल हु टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उनको पता ही नहीं है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है, और जो रिफॉर्म की वो बात कर रहे हैं वो क्या रिफॉर्म है। सो देयरफॉर ये एक हमारा जो सोसाइटी के लेवल पे एक क्वेस्ट की जो की एक आदत है वो खत्म हो चुकी है टोटली, एंड वी आर नाउ जस्ट यूजिंग द पॉपुलिस्ट jargons here and there, throwing it off on each other and trying to resolve and trying to just put our leg up on the other कि जी हमें ज्यादा पता है दूसरे को कम पता है, और गालिबन इस तरह की सिचुएशन। मेरा इस पे टेक क्या है नदीम साहब, जब मैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करता हूँ क्योंकि वही जाएगा टुवर्ड द रेजोल्यूशन,
मुझे ये लगता है नदीम साहब कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स, और मैं कोई वाहिद आदमी नहीं हूँ जो ये कह रहा है, हमारी जो सारी प्रॉब्लम है अगर मैं उसको एक जगह एक डब्बे में बंद करने की कोशिश करूं तो वो गालिबा मुझे नजर आती है कि एज अ सोसाइटी, एज अ बिजनेस, एज एन इकोनॉमी, वी आर इन एक्सट्रीमली अनकंपैरेटिव सेटअप। वी आर प्रोडक्टिविटी हमारी इज एक्चुअली टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड until and unless we move towards a productive economy. I don't think we'll be able to address those issues. अच्छा, अगर हम ये स्टैब्लिश कर लें कि हाँ हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो एक वो सबड्यूड है, और मैं उसका बड़ा आपको 50 किस्म की नंबर दे सकता हूँ। हमारा जो प्रोडक्टिविटी है पिछले 30 साल में वो तकरीबन 1.5 टाइम्स बढ़ी है, जबकि बांग्लादेश जो है वो तकरीबन हमसे डबल हुआ है इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया जो है वो 2.6 टाइम्स बढ़ा है। चाइना की तो आप बात ही ना कीजिए, वो तो पता नहीं क्या कौम है। आई रियली, मैं एडमायर देम सो मच। 8 टाइम्स प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज हुई है। तो अगर मैं रिलेटिव टर्म्स में इनके मुकाबले में अपने आप को देखता हूँ तो हम तो बिल्कुल ही सफर कर रहे हैं। अच्छा, ये लेबर प्रोडक्टिविटी, ऑल्दो इसको इसको नॉमेनक्लेचर लेबर प्रोडक्टिविटी का दिया गया है, बट अगर आप मेजरमेंट इसकी देखेंगे नदीम साहब, तो ये लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं है। इट इज फुली इनकम्पसिंग प्रोडक्टिविटी व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट द इन्वेस्टमेंट पीस एज वेल, टोटल and it's an overall performance productivity that we are measuring here, and that is compromised not because we don't have skilled labor as such, but in the larger scheme of things I think we have a serious अब यहां मैं आऊंगा स्ट्रक्चरल इशू। वो स्ट्रक्चरल इशू क्या है? वो स्ट्रक्चरल इशू ये है कि हमने जो है अब हम प्रोडक्टिविटी को अहमियत नहीं दे रहे। हमने क्या किया है कि हमने रेंट सीकिंग इंडस्ट्रीज को, हमने हेवीली प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज को, हमने इंपोर्ट टैरिफ्स को रेवेन्यू जनरेटिंग एक मैकेनिज्म बना दिया है, ना कि उनको एक हम इकोनॉमिक पैराडाइम में देखते और इम्प्लीमेंट करते फॉर अ सोसाइटी, फॉर अ बिजनेस व्हिच वुड हैव बीन अ कंपैरेटिव बिजनेस। और सारी ये जो प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको फजीद नैरो डाउन करता हूं तो हमारे फिस्कल अकाउंट में हमें नजर आती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टैरिफ regime to the public finances, and then leads to the the overall जो हमारा इस जो टैक्सेशन का सिस्टम है, इसको हमें एक बहुत फंडामेंटल रिव्यू की जरूरत है, and then everything start falling in place accordingly. देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है प्रोडक्टिविटी वाली। मैंने 2011 में जब फ्रेमवर्क इकोनॉमिक ग्रोथ बनाया था, एनईसी ने पास भी किया था सब कुछ, उसमें ये प्रोडक्टिविटी की पूरी स्टोरी लिखी थी। माय टेक ऑन दिस वाज वेरी सिंपल। प्रोडक्टिविटी जो है ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, मुझे याद है रॉबर्ट लुकस मेरा था, शोर मचाता था इस पे, उसने बड़ी मजेदार है पेपर भी लिखा था जिसमें उसने कहा यार ये डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी क्या है, कैसे किया जाए। बट खैर तो ये इसको इफेक्ट हम कैसे, हाउ डू वी इंक्रीज प्रोडक्ट। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि जो हमने पहले बातें की है उनके बगैर हम प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बात हुई, हम रूल तो फिक्स नहीं कर सकते। नंबर 2, हमारी इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर क्या है? मैं तो देखता हूँ हमारी इकोनॉमी में कंपटीशन ही कोई नहीं। ठीक है ना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, रेंट सीकिंग है, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं रेंट सीकिंग है, पर रेंट सीकिंग क्यों है? रेंट सीकिंग इज बिकॉज द गवर्नमेंट, यू कांट हैव रेंट सीकिंग विदाउट द गवर्नमेंट। अगर रेंट सीकिंग मुझे गेट कीपिंग देगी तभी मैं बनूंगा रेंट सीकर, वरना गेट कीपिंग के बगैर मैं रेंट सीकर नहीं बन सकता। तो आप ये बताइए, माशाल्लाह यू आर प्रोबब्ली गोइंग टू बी समडे सून इन पॉलिसी मेकिंग, व्हाट वुड यू रेकमेंड are the key structural reforms we should undertake? ये आपने टैक्स की बात की, टैक्सेस तो मैं I have a different take on this. I don't think we should focus on taxes. I think we need to clean out our tax system. I think we need to clean out the FBR. I think we need to digitize taxes. I think we need to have a very simple low tax regime and focus on letting people voluntarily pay because they feel they're involved in the society. But we shouldn't lead with taxes. Tariffs, I agree wholeheartedly, tariffs तो zero होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए. We want a competitive regime. बाकी की बात है कि एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट आ जाती है, पहले तो इस पे चले जाए, इस पे फोकस करें. What do you think is the role of the economy in the country?
हमारे रोल ऑफ इकोनॉमी में मैंने देखा है, हमने एक एस्टिमेट किया था कि 80% ऑफ जीडीपी इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट उसके अंदर बैठी हुई है, खुद ही काम कर रही है, खुद ही कम्पीट कर रही है, कभी भी आई है तो कभी ये तो कभी वो वगैरह। नंबर 2, तो हमने हिसाब लगाया अपनी स्लज सीरीज में कि गवर्नमेंट जो है वो एनओसी, एफिडेविट, इन चीजों से बहुत कुछ कंट्रोल करती है। रफली हमने कोई 30 एक्टिविटीज हमने गेज की थी, उसमें 50 समथिंग परसेंट ऑफ जीडीपी आ रहा था कॉस्ट। मैं तो अगर हम फुली देखें कि गवर्नमेंट का क्या होता है, आप तो वैसे बेहतर जानते हैं, यू आर इन बिजनेस योरसेल्फ, इन बैंकिंग फॉर एग्जांपल, यू शुड नो बेटर कि क्या कारोबार। मैं आप मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, स्लैश की एग्जांपल। मुझे 2 दिन पहले बैंक का फोन आया कि भाई आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं। मैंने कहा भाई क्यों, क्या हो गया? क्या आपने पीएडी छोड़ दिया? मैंने कहा छोड़ दिया सो मतलब इंसान की दुनिया में जिंदगी में चेंजेस आते हैं। नहीं, दोबारा आके अंगूठा लगा, मैं कि यार मैं मर गया हूँ, अंगूठा लगाऊं क्या? अंगूठा तुम्हारे पास है, मेरा अकाउंट तुम्हारे पास 10 साल से है, पीएडी छोड़ दिया सो व्हाट? नहीं आप ये, तो आई हैड टू स्पेंड अ होल डे एंड आई हैड टू कॉल पीपल लाइक योरसेल्फ कि यार खुदा के वास्ते मदद करो। ये क्या है? आई मीन दिस इज, मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि मेरा पूरा दिन लग गया इसमें, अब मुझे बताइए मेरे टाइम की कोई वैल्यू है? आप चले कितनी भी हो, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 50,000 रुपया, मेरा टाइम आपने जाया कर दिया। तो ये जो है हमने हिसाब लगाया, अगर कोई घर बनाना हो तो सीडीए से आप परमिशन लेने में 10 साल लगा देते हैं, फिर वो आके इंस्पेक्टर देख तंग करता है आपको, फिर वो पैसे लेता है, बर्निंग इंस्पेक्टर अभी तक है, तो क्या करेंगे आप? व्हाट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म विल यू डू? अच्छा, इसमें जो पहले आपने बात की ना, जो आपने बात की अबाउट द रेंट सीकिंग, और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो गवर्नमेंट तो खुद इनकरेज कर रही है कि रेंट सीकिंग हो। और मैं कभी ना, मैंने आज तक इसको कभी डिफेंड किया, ना मैं कभी करूँगा। इन अ वे, वन कैन आर्ग्यू दैट द बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ आल्सो इज़ पार्ट ऑफ दैट रेंट सीकिंग बेनिफिशियरी। ऑल्दो मेरा उस पे टेक ज़रा डिफरेंट है, बट वील टॉक अबाउट इट एट सम अदर टाइम, या अभी आप बात करेंगे उस पे कर लेंगे। फिलहाल तो हमें ये एस्टैब्लिश करना है कि क्या रेंट सीकिंग है या नहीं है, या ये क्यों हो रही है और इसकी वजह क्या है? देखिए, एक तो जो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, वो सबसे बड़ा ये है कि जो आपने कहा टैक्सेशन वाला मामला, मैं आपके ही स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ, और मैं इसमें बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपको टैक्स को क्लीनर करना चाहिए। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप टैक्सेशन वाला पीस जो है, उसको कम से कम इक्विटेबल तो करें, उसको जस्ट तो करें, उसको कम से कम आप जो इंडस्ट्री, जो फॉर एग्जांपल 52% ऑफ योर टोटल जीडीपी का जो सेक्टर्स हैं 3, वो टोटल कंट्रीब्यूशन 3.6% इन द टैक्सेशन। तो आप उसको तो कम से कम ठीक कर लें ना। और उसका एक साइड इफेक्ट क्या हो रहा है नदीम साहब, उसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्टिव हैं और कंपेरेटिव हैं, आप उनसे इतना ज्यादा खींच रहे हैं पैसे कि वो भी अपनी कंपेरेटिवनेस पे शायद उनको भी शक होने लगा है, और वो जितना कंट्रीब्यूट और ज्यादा कर सकते थे, वो गालिबन कर नहीं पा रहे। तो मेरा सिर्फ टेक इतना सा है कि टैक्सेशन को रैशनलाइज जरूर करें, मगर पहले उसको इक्विटेबल करें, और फिर रैशनलाइजेशन की तरफ जरूर बढ़ें और उसको लेके आए। दूसरा मसला जो है ना, जो वो ये है नदीम साहब के, कि क्या हम जो है वो खुद अपने लेवल के ऊपर क्या टैक्स देने को तैयार हैं? मेरे ख्याल से तो हम एज ए सोसाइटी टैक्स देने को तैयार नहीं है। जब तक हम एज ए सोसाइटी, अब वो उसका एक बिल्कुल डिफरेंट डिस्कशन है कि हमें उसके एवज क्या चीज मिलती है, क्या चीज नहीं मिलती है, वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो बड़ी ज्यादती है, हम पैसे ले लेते हैं। वो बिल्कुल एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है, जिसको मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकता। शायद डिलीवरी बेहतर होनी चाहिए, बट नेवरदलेस कम से कम जो जिस जिस एनवायरनमेंट में और रूल ऑफ द गेम्स के साथ हम खेल रहे हैं, कम से कम उसको तो हम फॉलो करें। हम एज एन इंडिविजुअल तो उसको करने को तैयार हो जाएं। हम वो तो करने को तैयार बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम दूसरी तरफ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब चीजें जो है, इसको हम जो है वो रेंट सीकिंग खत्म हो जाए। वो नहीं होगी रेंट सीकिंग खत्म उस वक्त तक जब तक कि गवर्नमेंट के फिस्कल स्पेस के अंदर जगह नहीं मिलेगी। और फिस्कल स्पेस में जब जगह मिलेगी, तो फिस्कल स्पेस की जो डायरेक्शन है वो ठीक होनी चाहिए। और वहां मेरा आर्ग्यूमेंट हमेशा से ये रहा है, नदीम साहब आपको बहुत अच्छी तरह पता है, और आपने मुझे इस पर बहुत दफा इंकरेज भी किया है, कि जो चार्टर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी लेवल के ऊपर एक अप्रिसिएशन होना चाहिए कि ये काम आप ठीक कर रहे हैं, चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट डिसीजन हो। ये काम आप ठीक नहीं कर रहे, हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते, इसको नहीं होना चाहिए।
गवर्नमेंट के लिए और बाकी लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि वो काम कर सकें फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम। ये इतना आसान नहीं होता। सोसाइटल प्रेशर इज एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे। नाउ जो आपने बात की अबाउट एक तो ये टैक्सेशन वाला जो टैरिफ का मामला है, जिस दिन आपने ये और उसका पहला स्टेप गवर्नमेंट ने ले लिया है, हो कि वो उसका बेनिफिट भी इस तरह नजर आना शुरू हो जाए, वो ये कि इन्होंने वो टैक्सेशन का पूरा यूनिट जो है फाइनेंस में डाल दिया, पॉलिसी यूनिट जो है, और उसको निकाल दिया फ्रॉम फ्रॉम एफबीआर। वी स्टिल हैव टू सी कि वो कितना किस तरह उसके उसका उसका बेनिफिट आता है या नहीं आता है। लेकिन एक इट्स अ मूव इन द राइट डायरेक्शन कम से कम, कि जहां पर अब आप पॉलिसी को रेवेन्यू जनरेशन के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे, उसको आप आइसोलेशन में देखेंगे कि क्या इसका बेनिफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था टैक्सेशन। आप जुडिशियल करें, जुडिशियस करें, इक्विटेबल करें, और आप और ये आसान नहीं है, आपको बहुत सारे ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हर्ट करना पड़ेगा। बट नदीम साहब, मैं आपको बताऊं, अगर सोसाइटी के अंदर, और ये है इस वक्त हमारी सोसाइटी में, अगर इसकी एक्सेप्टेंस आ जाए, और मैं आपको एग्जांपल कोट कर देता हूँ, आप ग्रीस को देख लीजिए। आज से 11 साल पुराना ग्रीस जो है वो ग्रीस था जो गालिबन आपसे भी बुरे हालात में था। अब वहां पर उसी गवर्नमेंट ने आके टफ डिसीजंस लिए थे, एंड दैट गवर्नमेंट वाज इनिशियली बिकेम वेरी अनपॉपुलर, but then they won the election, and that's the second time they won the election as well. Last year economists ने उसको पोस्टर चाइल्ड ग्रीस को करार दिया on the economic turnaround. So therefore there is an appreciation for the difficult decisions too, and वो आपको लेने पड़ेंगे। दूसरा, जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन है ऑफ द पब्लिक फाइनेंसिंग, उसकी बड़ी अशद जरूरत है। अच्छा, यहाँ पर हो ये रहा है कि इस तरह आपने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, कि आपने बिल्कुल मार्जिनाइज कर दिया, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या वो अदरवाइज हो। जिस तरह आपने कहा 80% ऑफ द इकोनॉमी इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, वन वे और द अदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो क्या हो रहा है कि आपका प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल स्क्वीज हो गया, या आपका प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल उसमें से निकल गया है, जो आपका और ये मुझे पता है आपके दिल के बहुत करीब है नदीम साहब, जो आप हमेशा बात करते रहते हैं कि ये जो हमारी कैपिटल मार्केट्स हैं, ये अपना रोल क्यों नहीं प्ले करती, बिकॉज आपका कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ना, वो आना नहीं चाहता मेन स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि आपका टैक्सेशन का निजाम और हरासमेंट, और जो आपने भी बात की है, वो इतनी ज्यादा है कि जब तक आप उसको प्रमोट नहीं करेंगे चीजें नहीं आएंगी। उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आप हैंड होल्डिंग करें, पीएसडीपी जो है उसको 100% ले जाइए पीपीपी के अंदर। बिल्कुल कोई गवर्नमेंट को खुद काम करने की जरूरत नहीं है। आप वायबिलिटी गैप फंड बनाइए और इसको बाहर लेके चले जाइए। आपको आपको प्राइवेटाइज करना है, आप बिल्कुल प्राइवेटाइज कीजिए, मगर प्लीज मेक श्योर दैट यू विल हैव रेगुलेटर्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एवरीवेयर, जो आपको जो उस तरह ही उनको ड्राइव करें और कंपटीशन को प्रमोट करें, रादर देन बिकमिंग अ लायबिलिटी। क्योंकि रेगुलेटर अगर अगर रेगुलेटर ठीक नहीं होगा नदीम साहब, तो आप यू विल डू मोर हार्म टू द इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी देन हेल्प। देयरफॉर ये बड़ा ट्रेड केयरफुली करना पड़ेगा। बट प्राइवेटाइजेशन से पहले एक स्टेप और लीजिए, इंडिपेंडेंट कीजिए रेगुलेटर को, और जहां रेगुलेटर जो है उसको आपको बनाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो ये अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस का बिजनेस, हमारा रेगुलेटर ही नहीं है। यू डेस्परेटली नीड अ रेगुलेटर देयर, बिकॉज आपको जो अपने सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो मैं तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उस पर आने वाला हूँ, जो सोर्स ऑफ एनर्जी उसको इंडिजिनाइज करने की जरूरत है, नॉट जस्ट फ्रॉम अ इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, बिकॉज वी आर ऑलरेडी पासिंग थ्रू द फर्स्ट इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर, बट also because it is more economical and it makes more sense for you to have reliance on the indigenous. So privatization पे फोकस कीजिए, प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके जाइए, पीपीपी के अंदर लेके आइए, रेगुलेटर बनाइए, अपना रोल कम कीजिए। गवर्नमेंट को अपना फुटप्रिंट कम करना पड़ेगा नदीम साहब। पहले डायरेक्शन में तो अपने ओवरलैप कम कीजिए, और उसके बाद अपना फुटप्रिंट कम से कम लेके आइए। एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है नदीम साहब आपको अपनी कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर को देखने के लिए। आज जो गवर्नमेंट की कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये कि इसमें सजा और जजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जरूर उनको कॉम्पनसेट करें, बहुत अच्छी तरह कॉम्पनसेट करें, बड़े बड़े घर भी दें, उनको नौकर चाकर भी दें, जो आपने करना है, लेकिन दिस मस्ट ऑल बी लिंक टू अकाउंटेबिलिटी। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है,
तो ये सब कुछ चीजें बेकार हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। बट द अकाउंटेबिलिटी पीस मस्ट बी बिल्ट इन। एंड द लास्ट इज ऑब्वियसली द एनर्जी पीस। आपको पता ही है हमारी एनर्जी कॉस्ट इज 13.52 सेंट, विच इज डबल, 7 सेंट है बांग्लादेश में। और उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। विदाउट दीज 3-4 बिगर थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, मुझे नहीं लगता कि हम कहीं कुछ कर पाएंगे। But there's a big problem here. I agree with you that energy is a big problem. I agree with you that energy costs lower होना चाहिए. But मुझे बताइए, NEPRA has failed. So is OGDC. हम रेगुलेटर्स जब बना लेते हैं, आपने खुद का काउंटर, तो मैं तो कहता हूँ नेपरा और ओजीडीसी को हमें बर्बाद कर देना चाहिए। We should destroy them. एलन मस्क की तरह जाके उनको कहीं तोड़ फोड़ करके उनको बाहर निकालो कि भाई 20-30 साल हो गए, तुमने एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया। एक तो कीमतें बढ़ी जा रही है, दूसरा सेक्रेटरी डेट बढ़ी जा रहा है। तो देखिए अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी when you got these regulators who think they are gods. उनके बोर्ड बन जाते हैं, बोर्ड पे बड़े बड़े बंदे आ जाते हैं, जाके वो बोर्ड मीटिंग के पैसे ले लेते हैं, होता कुछ भी नहीं। सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न आर फेल्ड कंपनीज। ये हमारे डेस्को आर फेल्ड कंपनीज। हम सोच रहे हैं उनको प्राइवेटाइज करके कुछ गेन करने के। आई थिंक इट्स अ फेल्ड मॉडल। आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली लेट्स स्टेप बैक। पहली चीज तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वी गॉट 122 रेगुलेटरी बॉडीज इन इस्लामाबाद। दैट्स अ लॉट ऑफ रेगुलेशन, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेगुलेशन। मिनरल रेगुलेशन है, फलानी रेगुलेशन है, फलानी एजुकेशन की 10 बॉडी है, फलानी बॉडी। I think we got too much regulation. Number 1. Number 2, मुझे बताइए, I'd like to ask you, you're a banker, and you mashallah run national savings. I come back to my favorite thesis. We are not a capitalist country. Because a capitalist country, भी मैं सोच रहा था, Larry Summers कोई बड़ा famous economist again है, वो कहता है फाइनेंस के बगैर तो कैपिटल कोई है ही नहीं। वो कहता है फाइनेंस के बगैर there's no capitalist economy। उसने अभी कहा है, मैंने पढ़ा, पता नहीं मैं कौन सा कहाँ सुन रहा था, एक पॉडकास्ट पे, वो कहते हैं the only way to think of the capitalist economy is the financial economy. We have no financial markets here. आप थे सेविंग में, मुझे बताइए हमारी बॉन्ड मार्केट क्या है? अगर आप सोचिए, हम तो कह रहे हैं, 10-15 साल से कह रहे हैं विदेश का कनाडा में बैठे, why can't we have a debt market? आपकी नेशनल सेविंग्स को अगर हम डेट मैनेजमेंट ऑफिस से कंसोलिडेट कर दें, स्टेट बैंक से डेट निकाल दें, can't we have a debt office that can create the bond market or a savings market? I think we need new instruments in saving. वही पुराने इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, पुराने पड़े हुए, नए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आ सकते। ठीक है, इसी तरह के देखें स्टॉक मार्केट, उसमें डेप्थ ही कोई नहीं। फिर आप देखिए हमारे जो पेंशन मार्केट है, ईओबीआई वगैरह, they don't offer me anything. And I can tell you another thing, एक और चीज बताइए, you are a banker, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, how many छोड़े, I don't want to privatize anything. I don't think we should know how many securitizable assets do we have. We have tons of securitizable assets. हम उनको securitize करके, चाहे bond में, चाहे equity में करके, we can create financial wealth. तबेला ले लें, बंगला ले लें, 1000 ऐसे assets हैं जिनको हम securitize करके चीजें बना सकते। Now this requires imagination, जो हम नहीं use करते। Do you think that's a possible approach? We have to go for tax first. I think I'd go the finance route first before taxation. सिचुएशन ये है नदीम साहब कि ये हमारी जो सिचुएशन जहाँ पर है हमें, और जितनी बिगाड़ वहां पर आई हुई है, ये कोई आइदर और वाली सिचुएशन नहीं है। ये सिचुएशन है जहाँ हमें सब चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तो कहीं जाके शायद हमारी एग्रीकल्चर के अंदर कोई फर्क आ जाए, वरना अदरवाइज ये नहीं। क्योंकि आइदर और वाली सिचुएशन नहीं है इन माय माइंड। हमें इनको सब चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा। हाउएवर वी नीड टू प्रायोरिटाइज दैट। एंड जितना इंपॉर्टेंट टैक्सेशन के निजाम को जुडिशियस करना, और दे शुड नॉट बी द रीजन फॉर रेवेन्यू जनरेशन, दे शुड बी द रीजन फॉर इकोनॉमिक सेटअप एंड प्रोडक्टिविटी प्रमोशन। तो मैं, एक तो ये बात मेरी हद तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपने फरमाया, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है 122 रेगुलेटरी बॉडीज की, कोई जरूरत नहीं है। आपको एक तगड़ा प्रॉपर रेगुलेटर चाहिए, और वो प्रूवन है इन द केस ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। ये बैंकिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान में ये बड़ा क्लियर कट है कि अगर एक आपका जो वो है रेगुलेटर वो तगड़ा होता है, तो you will be able to keep things under check and some control. प्रॉब्लम यहाँ पर ओगरा और नेपरा का ये है कि हमने अपनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी 75 साल में यहाँ तक पहुंचा है ना।
अभी 5 साल पहले उसको और मजीद इंडिपेंडेंस आपने दी है। इन चीजों को टाइम लगेगा, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, और इस एवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर आपको हर वक्त इंप्रूवमेंट करनी है अपने प्रोसेस में। अगर एक चीज काम नहीं कर रही तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको खत्म कर दें, हम उसको ठीक कर लें। और उसको ठीक करने की जरूरत इसलिए है बिकॉज अदरवाइज, मैं कहना नहीं चाहता, मगर अदरवाइज आप आज जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के अंदर मोनोपोलीज क्रिएट आपने की हुई हैं, वो आप मोनोपोलीज क्रिएट कर देंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जो ज्यादा हार्मफुल होंगी फॉर द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी देन देन द पब्लिक सेक्टर दिस थिंग। बिकॉज पब्लिक सेक्टर में फिर भी एक एलिमेंट ऑफ पब्लिक गुड होता है। इनएफिशिएंसीज बहुत होती है सिस्टम के अंदर, बहुत गैप्स होते हैं, बहुत इश्यूज होते हैं, मगर ये आपने उससे बचाने के लिए जरूरी है कि रेगुलेटर तगड़ा हो, इंडिपेंडेंट हो, पावरफुल हो। आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, इन दोनों के असेसमेंट की जरूरत है। वो बाय द वे सर ओजीडीसी नहीं है, आप, मैं उसका चेयरमैन हूँ, आप ओजीडीसी नहीं, वो ओगरा है सर, तो प्लीज वो उसको तो मैं बिल्कुल समझ गया। लेकिन मैं तो एक और चीज एडवोकेट कर रहा हूँ नदीम साहब, कि जो ओजीडीसी है उसका तो रेगुलेटरी कोई नहीं है आज। ओगरा डजंट रेगुलेट ओजीडीसी, ओजीडीसी इज रेगुलेटेड बाय डीजीपीसी, डीजी गैस। अब मैं इसको मजीद बढ़ाना नहीं चाहता, आप इसमें बहुत दफा बात कर चुकी है, आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी इस रेगुलेटर की, जिसकी एक्सपर्टीज कुछ नहीं है, जिसको चीज। तो देयरफॉर मेरा कहने का मकसद ये है कि हम उसको रिवॉल्व करें प्रोसेस को, और आगे लेके चलें, रैशनलाइज करें। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आपको 10 जगह 12 जगह से लेने की, आपको टेम्पलेट जगह का मौजूद है, आप उसी को रेप्लिकेट करें, उसको आगे लेके चलें। जहां तक आपने बात की कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमी, मैं तो खुद लैरी समर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। जो जो फाइनेंशियल आपने इकोनॉमी की बात की है, बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, और वो सारा का सारा मोनोपोलाइज हुआ हुआ है इन द बैंकिंग सेक्टर अनफॉर्चुनेटली। और बैंकिंग सेक्टर जो है ना, वो स्टाइफल्ड हुआ हुआ है टोटली बाय लेंडिंग टू द गवर्नमेंट। और मैं स्टाइफल इसलिए कहता हूँ कि नदीम साहब, आप यकीन मानिए कि हम बड़े खुश भी होते हैं पैसे देते हुए, मगर इतने पैसे देते हुए सरकार को खुश नहीं होते हम जरूर खुश होते हैं, मगर इतने ज्यादा पैसे देते हुए बिल्कुल खुश नहीं होते, बिकॉज द रिस्क ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इज देयर। पीआईए के केस में ये हुआ है, 12% की हिट लगी है नदीम साहब पीआईए के अंदर, बैंकों की बैलेंस शीट के अंदर। अभी जो ये हो रहा है सर्कुलर डेट के अंदर, इसमें भी बैंक जो है वो काट ले रहे हैं। तो ये रिस्क इज अ वेरी रियल रिस्क दैट वी आर रनिंग, बट वी डू नॉट हैव अ चॉइस ऑन द मैटर। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू, सबसे बड़ा एडवोकेट इस वक्त कौन है इस बात का कि आपको प्रमोट करना चाहिए पब्लिक फाइनेंसिंग रेज करने के लिए टू द कैपिटल मार्केट्स और द बैंक्स एक्चुअली। बिकॉज अब मेरी बस हो गई है, अब तो हो ही रहा है नदीम साहब कि 13 ट्रिलियन रुपए आपने मुझे दिए हुए ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट ने, और मुझसे लिए हुए मेरी बैलेंस शीट के ऊपर। दिस इज इन्फ्लेशनरी नेचर टू। आप अपने ही पैसे मुझे दे रहे हैं, मुझसे वापस ले रहे हैं, और उसके ऊपर मुझे जो है वो आप 50-100 बेसिस पॉइंट भी दे रहे हैं। तो मेरा तो, और मेरा रिस्क भी बढ़ता जा रहा है रिस्ट्रक्चरिंग का। सो देखो, मेरे इंटरेस्ट में ये है कि हमारी कैपिटल मार्केट के अंदर डेप्थ क्रिएट हो, और हम किसी तरह इसको आगे लेके चल सके। और अब फिर दोबारा प्रॉब्लम जो है ना, जिसको कहते हैं ना उर्दू में नदीम साहब, विष की गांठ, जो कोर प्रॉब्लम है ना, वो आपके फिस्कल अकाउंट के अंदर है। अब होता क्या है कि आपको अब इस वक्त आपके पास लीवे नहीं है टू प्रमोट, फॉर एग्जांपल, कि आप लोगों को ये ब्रेक दें टैक्सेशन साइड के ऊपर, कि यार अगर तुम बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें इतना टैक्स का ब्रेक मिलेगा। दिस इज हाउ द स्टॉक मार्केट्स हैव इमर्ज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज हाउ द बिजनेसेस इमर्ज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेसेस हमारे इतने बड़े बड़े नहीं है, और ना वो बड़े होना चाहते हैं। हमारे बिजनेसेस की ख्वाहिश ये है कि वो इतने बड़े ना हो, कि वो ज्यादा रिडार के अंदर आए हमारी टैक्स अथॉरिटीज के और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज के, जो बाद में आके उन्हीं को हरास करें, उनसे पैसे लें। ये सारा प्रॉब्लम आपका जो है ना, ये फिस्कल से रिलेटेड है। और अगर फिस्कल प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर लेंगे, तो मेरा ये ख्याल है, इसीलिए मैं बार बार टैक्सेशन की बात करता हूँ, कि इससे और बहुत जो डेवलपमेंट है वो आपकी आ सकेगी ऑन द अदर साइड टू। एंड देयरफॉर वो आपको फोकस अदर। अब इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त होना क्या, अब एक साइड डिमांड साइड है, एक सप्लाई साइड है।
तो जो सप्लाई साइड है वो तो बिल्कुल ही रिडंडेंट पड़ी हुई ना। सप्लाई साइड कौन है? बैंक्स है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। वो तो टोटली रिडंडेंट पड़े हुए ना, बिकॉज उनकी तो सारी लिक्विडिटी जो है वो गवर्नमेंट ने सक कर ली है, और उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो जाके पब्लिक से और पैसे रेज करें, या उनको जाके आप ये कहें कि यार ये प्रोडक्ट है आप इसके अंदर है और पैसे डालें, बिकॉज दिस इज एन इंस्टिंक्टिव थिंग। until and unless you pull back that thing, और वो खाली उस सूरत में पूरा हो सकता है या तो अपने एक्सपेंसेस आप कंट्रोल करें। एक्सपेंसेस कौन से? जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं आपके पीएसडीपी के, जो आपके अनप्रोडक्टिव एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटी बनी हुई है एसओईस की, जो अनप्रोडक्टिव आपका पेंशन का की लाइबिलिटी आपके ऊपर चढ़ी हुई है। यू आर अ एसेट एसेट रिच कंट्री, कैश ड्राफ्ट कंट्री, आप उसके अंदर ही एसेट डाल के पेंशन फंड बना दीजिए। अच्छा, फिर ये जो आप कैपिटल मार्केट्स की बात करते हैं नदीम साहब, ये कैपिटल मार्केट दुनिया में जो ग्रो हुई है, अमेरिका उठा के, ये ऑल पेंशन फंड ड्रिवन। आपकी पेंशन फंड जो है वो अनफंडेड है। पाकिस्तान पेंशन फंड इज अनफंडेड। कैन यू इमेजिन? यू नीड टू फंड दिस, एंड द वे यू कैन फंड इट इज कि आप उसके अंदर एसेट पार्क कीजिए, एंड देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप वो एसेट्स को डेवलप कीजिए, आपकी बॉन्ड मार्केट ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। द कोर प्रॉब्लम विस्की कांट इज योर फिस्कल अकाउंट। अगर आप फिस्कल साइड के ऊपर अपने आप को ठीक कर लेंगे, एवरीथिंग एल्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस, और वो टैक्सेशन को इक्विटेबल जुडिशियस किए बगैर नहीं होगा। तो मैं यहाँ आपसे डिसएग्री करूंगा। जी, फिस्कल साइड पे द प्रॉब्लम इज मोर मैनेजमेंट देन एनीथिंग एल्स। आप देखिए हमारी फिस्कल साइड पे एक्सपेंडिचर तो हमारा बढ़ जा रहा है। मैंने भी हिसाब लगाया है, we made about 20 new agencies in this fiscal year. 20 नई एजेंसी हमने बना दी है। हमने पता नहीं क्या बेतहाशा बनाते जाते एजेंसी जिनका कोई मतलब नहीं होता। दूसरी सब एजेंसी बना के उसको पैसे देते रहते हैं, बट वी डोंट बिलीव इन मेरिट एट ऑल। तो मेरिट एक और बहुत बड़ा सब्जेक्ट की बात करेंगे, बट एक चीज इसमें मैं आपके पास जानना चाहता हूँ, बड़ी सी बात। यू आर अ बैंकर, you understand better than most of my economist friends what a balance sheet is. ठीक है ना जी? And आप मेरे से agree करेंगे, you've seen this much more than I have. When a company gets restructured, for example, मैंने पढ़ी स्टोरी ऑफ IBM, Xerox वगैरह, जब वो restructure होते हैं, तो restructuring का क्या मतलब होता है? Their balance sheets are restructured. Their balance sheets are restructured, and structural reform जो है वहां से निकलता है। You restructure your balance sheet and you restructure your human resource management. हम ये दोनों चीजें नहीं करना चाहते। We want to keep the structure of the balance sheet the same. We want to keep the structure of the human resource the same, and we want to think that we got a structural reform. तो आपने जो बात की थी वो बड़ी important है। Now, if I go to the balance sheet of the central government or the government, I see a huge amount of assets that are lying absolutely illiquid. For example, जैसे मैंने कहा बेला मंगला सारे आपके पावर प्रोजेक्ट सारे illiquid पड़े, ठीक है, वो फंसे हुए। नंबर 2 देखिए, इसके अलावा मैंने जो बहुत इसमें लिखा है, हमारी जो सिटीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बंदा है डैग डेटर, उसने बड़ी अच्छी किताब लिखी, द पब्लिक वेल्थ ऑफ सिटीज, द पब्लिक वेल्थ ऑफ नेशंस। वो कहता है आप अपनी बैलेंस शीट तो देखिए। मैं इस्लामाबाद की बैलेंस शीट देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद की बैलेंस शीट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सारे घूमते आ रहे हैं, डी चौक बंद किया हुआ है, ब्लू एरिया पे आधी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये G6 G4 G7 में सारे गवर्नमेंट के घर है। चलिए गवर्नमेंट को घर देना है, उनको घर देना है तो उनको बाहर ले जाए शहर से, ठीक है। आपने शहर के अंदर डाउनटाउन सारे, इवन कराची में ले लें, डाउनटाउन सारे आपने प्रिजर्व किए हुए, और वो आप उस एसेट को रिस्ट्रक्चर नहीं करने देना चाहते। इसी तरह आपने और इतने एसेट संभाल के, फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन ले, अब रेलवे स्टेशन हर दुनिया में रेलवे स्टेशन हैज बिकम अ शॉपिंग मॉल एंड एन ऑफिस। ह्यूज डेवलपमेंट हुई। आप न्यूयॉर्क का पेन स्टेशन ले लें, लंदन का किंग्स क्रॉस, सेंट पैंक्रेस सब ले लें। हम रेलवे स्टेशन को हमने वैसे रखा हुआ, इट्स अ हाई ट्रैफिक एरिया जिसको हमने बंद कर दिया। पोर्ट ले ले, ठीक है ना? सो इफ यू न्यूयॉर्क आधा 2/3 न्यूयॉर्क इज पोर्ट। बिल्कुल नहीं, एयरपोर्ट ले ले, चले एयरपोर्ट ले ले, मुझे बताइए दुबई कतर वगैरह, इज इट अ शॉपिंग मॉल और एन एयरपोर्ट? इन फैक्ट इट्स अ शॉपिंग मॉल विद एन एयरपोर्ट अंडरनीथ। अब मसला ये है कि हम ये एसेट्स को अनलॉक ही नहीं कर सकते। वी आर पार्ट इन द ग्रिड। यूनिवर्सिटी ले चले, कराची यूनिवर्सिटी ले, लाहौर में आप रहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी कितना अच्छा पढ़ा है। हार्वर्ड मेड इट्स फॉर्च्यून बाय इन्वेस्टिंग इन लैंड, और हार्वर्ड की आप इस वक्त जो है क्या कहते हैं एंडाउमेंट इज $60 बिलियन। तो अगर हम बैलेंस शीट को अनलॉक करेंगे, वो तीसरी चीज ह्यूमन रिसोर्स, हमने जो अपने ह्यूमन रिसोर्स में रखा हुआ है कि हम एक अफसर को, आप माशाल्लाह बैंक,
I'm sure you deal with human resource issues. Do you promote people on the basis of age, or do you promote on the basis of merit? Will you take a 30-year-old guy and make him the CEO or whatever of a department or something? हमारा ह्यूमन रिसोर्स बड़ा आर्केक है। एक चीज हम हकूकी हमने हिसाब लगाया, हम हकूकी बंदा जब एक दफा हायर कर लेते हैं उसको फायर ही नहीं कर सकते। ताहयात उसको पेंशन नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, पेंशन को भी रिस्ट्रक्चर करें, we'll unlock a huge amount of assets, but वो हम करना ही नहीं चाहते। तो I think these structural reforms are very important अगर हम उनको कर सकें। जी, वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वो तो पॉलिटिकल But लॉस तो this comes in fiscal management, not in fiscal. We are running after the income statement of the government कि fiscal side को control करो without looking at the balance sheet. Balance sheet is very rich. हम balance sheet को unlock नहीं करना चाहते। ना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसका एक फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है वो मेरे इकोनॉमिस्ट, मेरे एक अकाउंटेंट फ्रेंड्स जो हैं आपसे एग्री करेंगे मुझसे और आपसे इस पे। वो प्रॉब्लम ये है कि आज तक गवर्नमेंट जो है वो कैश इकोनॉमी, कैश बेस्ड अकाउंटिंग पे चल रही है, नॉट ऑन द अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। द मोमेंट वी विल मूव टुवर्ड्स अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग, आपका पूरा का पूरा शिफ्ट आ जाएगा टुवर्ड्स बैलेंस शीट मैनेजमेंट जो आप बात कर रहे हैं। नदीम साहब, मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ सारी बातों के ऊपर, 200% एग्री करता हूँ। मेरा तो पूरा आर्टिकल है इसके ऊपर कि द रियल क्राइसिस इन पाकिस्तान इज द ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस देन एनीथिंग एल्स। और ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस इज अ फुली इनकम्पासिंग थिंग, ट्रेनिंग, स्किल, सोसाइटल वैल्यूज, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। लेकिन जो आप बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं ना नदीम साहब, बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग भी हम उस वक्त करते हैं इवन एट अ माइक्रो लेवल, जब हमें किसी कंपनी की करनी पड़ती है, जब हमें ये रिजॉल्व नजर आता है कि जो इस प्रॉब्लम में ये फंसे थे, उस प्रॉब्लम को ये रिजॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को उन्होंने एड्रेस किया या नहीं किया। तो जो इनवेरिएबली हमें बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चर करने के लिए इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाना ही पड़ता है, चाहे हम उस तरफ जाना चाहें या ना जाना चाहें, कि क्या ये तो नहीं होगा कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर वही आपकी मजबूरियां रहें, एक्सपेंस उतना ही रहे, रेवेन्यू उतना ही डिप्रेस्ड रहे, मार्जिन जो है वो स्क्वीज रहें, कि आप दोबारा फंस जाएं इसी प्रॉब्लम के अंदर आके लेटर ऑन। So therefore it is very important that when we are considering the restructuring of the balance sheet, we must take into account the problems in the income statement and address them in tandem with the restructuring piece. Restructuring per se in isolation will not take you anywhere until unless you, because वो आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा। और यही मेरा आर्ग्यूमेंट है जो नदीम साहब फरमा रहे थे। आप अगर देखेंगे, आपने वो सब चीजें खुद ही कर दी तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन पेंशन फंड का कितना बड़ा रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपका पेंशन फंड आज, मेरा तो पूरा थीसिस है, आर्टिकल है इसके ऊपर पूरा का पूरा, मेरी बुक किताब के अंदर है जिसका फॉरवर्ड आपने लिखा है नदीम साहब, उसके अंदर मैंने ये एडवोकेट किया है कि आप जो है अपने एसेट्स पार कर दीजिए पेंशन फंड के अंदर, और फिर प्राइवेट सेक्टर से पैसे रेज कीजिए बॉन्ड की सूरत में, बैंकों से नहीं डॉक्टर साहब, प्राइवेट सेक्टर से पैसे बॉन्ड की सूरत में रेज कीजिए और फिर उसको इन्वेस्टमेंट करके आगे लेके जाइए until unless you unlock your assets which are out there। जो आपने इस्लामाबाद की बात की, कराची की बात की, रियल एस्टेट के अलावा हमारे बड़े एसेट्स हैं। ये जो सारे एसेट्स आपके पास रखे हुए हैं आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर, आप उसके अंदर ओजीडीसी के एसेट्स कुछ पार कर दीजिए, बाकी प्राइवेटाइज कर दीजिए ताकि आपको उसका भी बेनिफिट मिल जाए, तो आपकी कैपिटल मार्केट भी ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। मगर अगर आप ये सब कर, और पॉलिटिकल रिजॉल्व अगर आपका नहीं होगा नदीम साहब, तो कुछ नहीं होने वाला। पॉलिटिकल रिजॉल्व कहां से आएगा नदीम साहब? पॉलिटिकल रिजॉल्व आएगा आपसे और मुझसे। ये जो हम आज बात कर रहे हैं ना, हमें ये बात करनी है और इंसिस्टेंटली करनी है, इस एक्सपेंस पे करनी है कि लोग तंग आ जाएंगे कि यार ये नदीम साहब से जब बात करो वो ये बात कर रहे होते हैं, जफर को जब कॉज की तो वही स्क्रिप्ट है यार, ये बार बार वही स्क्रिप्ट कह रहा होता है। लेकिन हमारा काम ही है ये करना, हमें ये करना चाहिए चाहे कुछ भी हो ना। ऑन अ लाइटर नोट नदीम साहब, आपने जो भी वेरी काइंड टू से कि मैं किसी डिसीजन मेकिंग रोल में हूँगा, बट टू टेल यू द ट्रूथ, मेरा तो ख्याल था आप मेरे खैर ख्वाह हैं और मेरे बड़े यू नो मेरे वेल विशर हैं, फिर भी आप इस तरह की बात कह रहे हैं। मेरे ख्याल से टू अब नाउ ऑन अ सीरियस नोट नदीम साहब, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन सिटिंग in a position of influence to tell you the truth, because हम क्या कर रहे हैं जफर साहब, आपकी किताब में जो एक चीज है यू योरसेल्फ से कि नियर डेथ एक्सपीरियंस में जो आपने देखा है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है,
that also gives you a new resolve to think beyond yourself and not to think ये आप लिखते हैं खुद ही मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ नहीं लिखा हुआ मैं लिखा हुआ है it gives you the resolve to think beyond yourself वो 30 सेकंड में आपने सोचा मैंने क्या किया और आपने अब तैयार किया यार मैं कुछ बड़ा करूंगा which is very important which is my view on excellence excellence तब आती है जब हमारे बच्चे सोचें मैं कुछ बड़ा करूंगा छोटी चीज करने का कोई फायदा नहीं but let me get back to this very quickly जो अब एक चीज के ऊपर ढेर बड़ी हुई दो क्वेश्चन रह सको एक तो ये सर हमारी कंपनी है आपने देखा होगा मेरा बड़ा लेमेंट है कि हमारी कंपनी है बॉनी कंपनी मैं इनका नाम रखा हुआ सनसेट इंडस्ट्रीज सेट लेड ठीक है नॉन प्रोफेशनल प्रोफेशनल मार्केट आपको पता है मुल्क में तकरीबन है ही कोई नहीं ठीक है यहाँ ये नहीं होता सीईओ को लेके उठा के वो इतने पे वो सीईओ वो ले गया उसको शेयर दे दिया वगैरह ये नहीं होता सीईओ एक किस्म के मुलाजिम ही है और दूसरी ये चीज है कि वो ग्रो नहीं करना चाहते और तीसरी चीज ये स्टॉक मार्केट जब लिस्ट करते हैं तो वो जाली लिस्टिंग होती है इन द सेंस के 70-80% अपने हाथ में रखते हैं 20% डाल देते हैं मेरा ख्याल पाकिस्तान में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसके जो एप्पल की तरह के बहुत सारे शेयर होल्डर हैं ओनर्स के सिर्फ शेयर 7-8% है बिल गेट्स की भी माइक्रोसॉफ्ट में 6-7% शेयर है बाकी पूरी दुनिया की इसकी क्या वजह है और दूसरी चीज हमारी सारी कंपनी तकरीबन $1 बिलियन से कम है या $1 बिलियन के लगभग ओजीडीसी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ठीक है वो बड़ी है 3.5 बिलियन 4 बिलियन है बट यू नो फॉर गॉड सेक्स गवर्नमेंट ओन्ड है ठीक है इसी तरह अगर आप ले ले पीएस सोच वो भी बड़ी है पर देखिए ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जिसको हमने फॉल्स लिस्टिंग की है जो मेरा ख्याल 0.1% यहाँ है वो सबसे बड़ी कंपनी है कंपेयर टू अदर्स ये बताइए व्हाट वुड यू डू to make these companies grow because my feeling is we can't grow into a serious economy unless we have multi-billion-dollar companies that are multinationals. ये तो डोमेस्टिक कंपनी छोटी छोटी बैठी हुई है इसको कोई फायदा नहीं और जब वो टैक्स करते हैं वो भी होते हैं कि यार हम इतने छोटे हैं क्या टैक्स दें ठीक है और हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी इज ड्राइविंग आवर इकोनॉमी फॉर्मल सेक्टर इज नॉट ड्राइविंग इट तो मैं तो बड़ा हामी हूँ इनफॉर्मल सेक्टर का मैं बड़ा हामी हूँ स्मगलिंग का मैं बड़ा हामी हूँ उस चीज का ग्रोथ करें ना और मार्केट जो उसकी है वो ये जो सेठ बैठे हुए हैं अपने पास कंपनी लेके और उस कंपनी को टेक ओवर नहीं करने देते उस कंपनी के अंदर अपने बेटे को देते हैं कि वो डायरेक्टर आ जाए प्रोफेशनल होते कोई नहीं ये तो निजाम मेरा ख्याल है तरक्की की तरफ नहीं जा सकता ये बिल्कुल सही बात है मगर ये नदीम साहब ये रिफ्लेक्शन है ऑफ द सोसाइटी आल्सो मैं दोबारा उसी पे आऊंगा ये हमारी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है क्या हम एज ए सोसाइटी पार्ट अवे करना चाहते हैं अपनी ये सारी चीजें या नहीं मेरा नहीं ख्याल है तो ये लार्जेस्ट सोसाइटी में वो सेठ भी सोसाइटी का हिस्सा है और वो उस तरह बिहेव कर रहा है अब हम आ जाते हैं ये तो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा फिलोसॉफिकल लेवल के ऊपर या आप कह लीजिए कि नॉन क्वांटिटेटिव अब जरा क्वांटिटेटिव पीस पे आ जाते हैं प्रॉब्लम नदीम साहब ये है कि आपकी जो जो बिजनेसेस है ना उसके साइज को बढ़ाने की लोगों में कोई जुस्तजू नहीं है कोई क्वेस्ट नहीं है कोई मोटिवेशन नहीं है क्योंकि जितना बिजनेस आप बड़ा करेंगे आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि यार ज्यादा हाई प्रोफाइल होगे ना उतना ही ज्यादा तुम्हारे मुसीबत में फंसोगे इसका एक सोसाइटल पीस भी है कि हम एज ए सोसाइटी दूसरे बंदे की टांग खींचना चाहते हैं और अगर ऊपर जा रहा हो बजाय इसके कि हम उसको इंकरेज करें हमारा पहला काम ये होगा कि अगर एक आदमी जो है वो बिजनेस में सक्सेसफुल है तो हमने ये ढूंढना है कि यार हम इसको कैसे प्रूव करें कि ये चोर है और इसने जो ये चोरी के थ्रू किया और अगर इतना पैसा इसने बनाया तो ये चोर ही होगा उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता तो until unless this mindset change takes place I don't think we will go anywhere दूसरा जो एक्चुअल प्रॉब्लम ऑन द ग्राउंड है वो ये है कि जितने बड़े आप होते हैं उतना ज्यादा लाइट में आते हैं उतना ज्यादा टैक्सेशन वाले आपको तंग करते हैं उतना ज्यादा आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तंग करती हैं आपका आज भी टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर है वो एक तो बहुत ही ज्यादा बजाय इसके कि वो सिंपल हो मैं बैंकिंग की तो बात ही नहीं कर रहा बैंकिंग को तो आप छोड़ ही दीजिए माशाल्लाह 54% टैक्स पे कर रहे हैं और इफेक्टिव टैक्स है 60% लेकिन आप बाकी बिजनेस को भी देख लीजिए वो WWF से लेकर और वो क्या क्या चीजें मिला मिलू के वो 30-40% तो टैक्स बन जाता है नदीम साहब तो किसी को जिस तरह आपने अभी फरमाया को जितना छोटा बिजनेस होगा बिलो द रेडार होगा उतना मेरा बेनिफिट है कि मैं नीचे इसको ऑपरेट करता रहूं बजाय इसके कि मैं इसको अग्री बढ़ाऊं और एक नई मुसीबत मैं अपने लिए क्रिएट करूं जब तक हम एज अ सोसाइटी इंडिविजुअल लेवल पे ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि ये जो बिजनेसमैन है जो बिजनेस बड़ा कर रहा है और चला रहा है और बढ़ा रहा है तब तक हम किसी के पास मोटिवेशन नहीं होगी दूसरा प्रॉब्लम अगेन वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमारा है नदीम साहब
वो ये है कि हमने इतना ज्यादा रेंट सीकिंग कर दिया है अपने पूरे एनवायरनमेंट को कि जहां पर लोगों के पास मोटिवेशन भी नहीं है कि वो जो है वो एक एफर्ट करें, बिजनेस का स्केल बड़ा करें ताकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। मैं उसी बात पे वापस जा रहा हूँ कि जब तक कि प्रोडक्टिविटी को आप हॉलमार्क नहीं बनाएंगे अबाउट एवरीथिंग, यू विल टेंड टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शन जहां सिर्फ आपको आप साइड स्ट्रीमिंग ही होगी रिसोर्सेज की, देन गोइंग टूवर्ड्स द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ इट। और उसी वजह से वो बिजनेसेस जो है ना वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपने उनको एक अपॉर्चुनिटी ये दी हुई है कि उनको ग्रो करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब उनको पता होगा कि हमने ग्रो करना है, हम कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, स्केल ऑफ इकोनॉमी लेके आनी है, हमने बढ़ा, तो फिर वो थोड़ा सा हमें भी स्टेप अप, बाय द वे इम्प्रूवमेंट आई है। आई मस्ट से हरासमेंट जो है वो थोड़ा सा एफबीआर को थोड़ा हमें देखना पड़ेगा और कहना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि जरा थोड़ा सा अपना हाथ हौला रखें। मगर उसके अलावा कम से कम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ थोड़ा बिजनेस फ्रेंडली एटीट्यूड हमने देखा है, जो बहुत हॉरिबल था नदीम साहब इन फ्यू इयर्स अगो। वो इतना हॉरिबल था कि कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं था। देन आपने जो पहले बात की थी अबाउट द होल रिक्वायरमेंट ऑफ द रिड्यूसिंग दिस होल ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म, हमें कम से कम कुछ नहीं तो 50% से अपने कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स कम करनी पड़ेंगी, और जो बिजनेस की कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स है और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कम करनी पड़ेगी। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि 30% से आपकी जीडीपी ग्रो कर सकती है अगर आप 50% अपनी ये कंप्लायंसेस जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको इंट्रोड्यूस करा। नहीं तो बेसिक बेसिक चीजें हैं। ये सब वो चीजें नदीम साहब जो मुझे लगता है कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ में बहुत बड़ा एक एक इम्पेडिमेंट है, और इसको हमें हमें सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। नदीम साहब, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं एक आदमी पे उंगली उठाऊं, उसको कहूं कि ये करप्ट है, विदाउट हैविंग अ ट्रू सेंस ऑफ एंड हैविंग अ एक्चुअली हैविंग द एविडेंस कि हाँ इसने कोई करप्शन की है या ये 2 नंबर आदमी है, इसने 2 नंबरी की है। हमारे यहाँ जो है ना ये एक नैरेटिव बन गया है, हमारे को जो है ना वो इसलिए कर देते हैं। हम हरे को अब आप कोई बात कर रहे होंगे ना, मुझे यहाँ हजरत अली का कॉल याद आ गया कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज नदीम साहब कि हम आपने कोई बात की है ना, तो मैं इसके बैकग्राउंड में कहीं जाऊंगा कि नदीम साहब ने ये बात इसलिए की है क्योंकि नदीम साहब जो है ना, अरे भाई इसको छोड़ दो, नदीम साहब के अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनकी अपनी नॉन्सेस क्या हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक मिनट के लिए छोड़ दो। ये देखो कि जो नदीम साहब बात कर रहे हैं, क्या वो बात सही है या नहीं है, और फिर आप उस पर बात के ऊपर आर्ग्यू करें। हम कभी इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, कभी उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है नदीम साहब के, हमारे लिए बड़ा आसान है। अभी मैं बड़ा क्लोजली ब्यूरोक्रेट से काम कर रहा हूँ। आप यकीन माने नदीम साहब, 90% of the bureaucrats are non-corrupt, 90% of the bureaucrats are very competent, but the system does not allow them to operate. अब ये हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि उनको उसमें नहीं होना चाहिए, कुछ और काम कर लें, फलाना कर लें, वो डिफरेंट डिस्कशन है। वो यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको एक खुशी खुशी जॉब मिली हुई है, एक प्रोफाइल मिला हुआ है, वो अलग डिस्कशन है। मगर मैं आपको सच्ची बात ये बता रहा हूँ कि अगर आपका सिस्टम जो है वो इनको अलाउ करे टू ऑपरेट इन द राइट डायरेक्शन, हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम एक ही ब्रश से सबको पेंट कर दें और कहें ये ब्यूरोक्रेट, तो जो ब्यूरोक्रेट है वो तो होता ही करप्ट है, वो ऐसे ही होता है। मेरे ख्याल से ये जब तक माइंडसेट हमारा सबका चेंज नहीं होगा ना, कोई चीज भी आगे नहीं चल सकेगी। और ये मैंने एडवोकेट करने की कोशिश की है सीट वाचिंग में भी। बात बताइए, अगर कि हम टेक ओवर लॉ चेंज करते हैं, व्हाई डोंट वी हैव मोर टेक ओवर इन दिस कंट्री? देयर आर सो मेनी कंपनीज दैट इवन आई कैन थिंक ऑफ, उन जिनकी बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, छोटी सी बात, लॉट्स ऑफ कंपनीज जिन्होंने इंडस्ट्रियल एरियाज में पुराने जमाने में जमीन दी थी, वो क्या लियारी या कोट लखपत या यहाँ वगैरह, अब वो जमीन बहुत अप्रिशिएट कर, उनकी बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू भी नहीं लगती। अगर मैं जैसे बाबर ने किया, बाबर ने कर दिया लाहौर से शॉपिंग मॉल निकाल के, और सॉरी पैकेजेस निकाल के शॉपिंग मॉल बना, अगर इतनी रिस्ट्रक्चरिंग करो तो नॉट ऑफ वैल्यू। अब हमारे पास टेक ओवर लॉ में ये है कोई नहीं कि कोई बंदा आके उठा के कंपनीज को रिस्ट्रक्चर करे, तो इज दैट अ पॉसिबिलिटी कि हम टेक ओवर लॉ को रिलैक्स करें और कोशिश करें कि ज्यादा टेक ओवर्स हो, या टेक ओवर को इंसेंटिवाइज करें किसी तरीके से, ताकि ये सेठों को तो मूवमेंट करनी पड़े थोड़ी सी, या मार्केट रूल्स चेंज करें, ये क्या इससे कुछ हो सकता है?
नदीम साहब, मेरा नहीं ख्याल है कि इसका कोई आंसर पर्टिकुलरली कोई रेगुलेशन में रेस्ट करता है। इसका इसका इस बात पे जरूर रेस्ट करता है डिसीजन कि हम प्रोसेस में कितने सिस्टम्स बनाते हैं जो इंसेंटिव्स को बिल्ड करते हैं फॉर यू टू रिटेन द कंपनी और लेट द कंपनी को, और टू टेक ओवर द कंपनी और लेट द कंपनी को। मेरा तो पूरी थियरी ये है कि लॉज असाइड, लॉज की हद तक नतीजा जब मैं कहता हूँ ना, तो उस लॉज की हद तक मैं बड़ा क्लियर कट जो मेरा मोटिव है वो सिर्फ दो एलिमेंट्स का है। नंबर वन ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड अलाउ करनी चाहिए, किसी एक को मोनोपोली अलाउ नहीं करनी चाहिए आपको एज अ रेगुलेटर। और दूसरा रेगुलेटर का रोल ये होना चाहिए कि उसने ये मेक श्योर करना है कि जो मेरा कंज्यूमर है, जो जो अल्टीमेट रिसीविंग एंड के ऊपर पार्टी है, वो एक्सप्लॉइट ना हो। दीज आर ओनली द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेगुलेटर। उसका पूरा जो 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 फ्रेम ऑफ माइंड है ना उसमें घूमना चाहिए, रादर देन उसको उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए या खींचने के लिए नीचे। तो देयरफॉर मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपने सिस्टम में इस किस्म के इंसेंटिव्स बिल्ड करें कि लोगों को भी टेक ओवर करने में एक इंसेंटिव हो। और अच्छा, अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि वो बिजनेसेस इतने ज्यादा ल्यूक्रेटिव है कि जिसके अंदर आपको ये नजर आता है कि इसके अंदर ये वीकनेसेस है, और इसका बिजनेस जो अब ये टेक ओवर्स हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, और तो उसका फॉर्म एंड शेप थोड़ा डिफरेंट है। ये जो आपका है आदम की इंश्योरेंस वाला इज अ क्लासिक एग्जांपल। ऑल्दो उसमें जरा वो बैंक बीच में इन्वॉल्व हो गया था, बट अगर आप एक मिनट के लिए बैंक को हटा भी दें तो इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द टेक ओवर। हमारे टेक ओवर्स हुए हैं। अभी एक रिसेंटली मैंने देखा, बाय द वे, ईएफयू इज अनदर एग्जांपल। वो टेक ओवर एज सच नहीं है, बट ओवर अ पीरियड टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने अपनी इक्विटी बढ़ाई थी यार, जहांगीर सिद्दीकी ने, एंड नाउ दैट कंपनी इज ओन्ड बाय जहांगीर सिद्दीकी एज अ मेजॉरिटी। वो एक बाय द वे क्लोजेस्ट एग्जांपल है जहां पर एक बड़ा आपको इन्वेस्टर नजर नहीं आता एज सच कहीं पर। इस तरह ही मैंने एक दो अभी और रिसेंट भी मैंने एग्जांपल्स देखी हैं। इट इज रियली द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट विच शुड ड्राइव द टेक ओवर और द प्रिवेंशन ऑफ द टेक ओवर रादर देन एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज वो शायद ज्यादा खराबी करेंगे देन हेल्प। और दूसरा नदीम साहब, इस किस्म के रूल्स बनाते हुए भी आपको ना वो जो हमारे यहाँ रेट सीकिंग का, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो है ना वो लीड कैप्चर का मामला बड़ा खराब तगड़ा है, तो वो लगता है वो किसी और साइड पे चले जाएंगे और गालिबन उसके अंदर कुछ थोड़ा क्रीप इन हो जाएंगे पर्सनल इंटरेस्ट भी। तो बेहतर है कि मार्केट ड्रिवन रहने दें, इन चीजों को मार्केट ही खुद ही ड्राइव करके ठीक कर लेगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है नदीम साहब, वी नीड टू एड्रेस आवर फिस्कल प्रॉब्लम्स, जिसमें टैक्सेशन भी शामिल है, पब्लिक अकाउंट्स भी, पब्लिक फाइनेंसेस भी शामिल है। अगर हम वहां पर अपनी चीजों को ठीक कर लें, आई थिंक एवरीथिंग एल्स विल स्टार्ट। मेरा तो पूरा थीसिस यही है इस किताब में भी, जिसका आपने बहुत ही खूबसूरत, मेरे लिए तो बड़ा ट्रेजर है वो जो आपने उसका फॉरवर्ड लिखा है। मैंने तो पूरा का पूरा आर्ग्यू इस बात को किया है। बल्कि मैं भी वो किताब देख रहा था नदीम साहब, बल्कि वो आर्टिकल इसमें भी है, वो आया भी है, वो जो जॉन कॉकरेन जो आपकी यूनिवर्सिटी का है, उसने जो किताब लिखी है द फिस्कल पॉलिसी ऑफ प्राइस लेवल, उसमें वो आर्ग्यू ये करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स रिडंडेंट। और क्लासिक एग्जांपल पाकिस्तान की इसमें फिट आ रही है बिल्कुल एग्जैक्टली जाके, वो मैंने ऐसे पढ़ी है नदीम साहब पूरी किताब कवर टू कवर। बड़ी मुश्किल किताब है, मुझे एक्चुअली आपके साथ बैठ के पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि वो ऐसी मुश्किल इकोनॉमिक्स की किताब है जैसे कोर्स की किताब पीएचडी की होती है। तो मैंने बाकायदा नोट्स उसके ऊपर बनाए थे, बट इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग बुक। वो आर्ग्यू ये करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स रिडंडेंट इफ द फिस्कल पॉलिसी इज मोर ओवरवेलमिंग। क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। आप मॉनेटरी पॉलिसी को कहीं ले जाएं, जब तक आप फिस्कल को एड्रेस नहीं करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी विल नॉट बी स्टार्ट बियरिंग रिजल्ट्स। जफर साहब, बहुत सारी बातें और करनी है। आई थिंक अब टाइम खत्म हो गया। वी विल डू दिस अगेन इंशाल्लाह। आई वांट टू कीप दिस डायलॉग विद लॉट्स ऑफ पीपल आउट देयर ट्राइंग ऑन देम। लास्ट क्वेश्चन जी। economists have really not influenced this economy at all. I think economists have failed. Apart from Mahbub ul Haq, उसके बाद economists failed करते हैं। कोई नहीं, nobody influenced the economy. They're totally out of it. But bankers have been very influential. Bankers have run the economy. Bankers have माशाल्लाह been very influential. आप देखें पिछले 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर बैंकर्स थे, बैंकर्स गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक्स भी थे, बैंकर्स क्या कहते हैं, have been very influential. Bankers run all banks. Bankers run all regulatory agencies. But what we found is the bankers, when they come in, they tend to be very, very conservative. They just keep the status quo going. They're not really, क्या कहते हैं, in fact,
I would argue slightly differently. I agree with you on bureaucrats. Some of them are very competent. Most of them are not corrupt. But the system is very bad. But the bankers then tend to become like bureaucrats. They're not ready to slash and burn. जो हमने अमेरिका में भी देखा है, ट्रम्प और एलन मस्क, उनकी अप्रोच है स्लैश एंड बर्न। इसी तरह हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में ये अप्रोच आ रही है कि जी आपने स्ट्रक्चर में फॉर्म करना है तो फिर आप सीरियस हो जाए, फिर ये नहीं कि टिंकरिंग एट द मार्जिन्स। If you get a chance, if your colleague get a chance, are they ready to slash and burn or are they going to be status quo makers? अच्छा नदीम साहब, ऑब्वियसली इसका जवाब जो मैं जो आपको देना चाहिए वो तो ये देना चाहिए कि यकीनन नदीम साहब बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर करेंगे, मगर ये कहने की बात नहीं है। आपको सवाल ये पूछना चाहिए नदीम साहब कि आप ये कैसे करेंगे, ये सब, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा अब देखिए है क्या कि मैं तो हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि यू नो प्रूफ इज इन द पुडिंग एंड ऑफ ईटिंग इट। जहां तक हम ये आप बैंकरों की बात करें कंजर्वेटिव होने की और रिस्क अवर्स होने की, ये आप बिल्कुल 100% ठीक बात कर रहे हैं और मैं इसमें बिल्कुल कोई मेरे पास रीजन नहीं है कि मैं इसको डिफेंड करूं या बिकॉज जो मानना चाहिए उसको। अच्छा इसमें दो तीन चीजें हुई हैं ओवर पीरियड टाइम। एक तो सबसे बड़ा डायलेमा हुआ है नदीम साहब, वो ये हुआ है कि जो ब्रीडिंग ग्राउंड था और ट्रेनिंग ग्राउंड था बैंकों का वो हुआ करता था मल्टीनेशनल बैंक्स। वो मल्टीनेशनल बैंक जो है ना वो इवेपोरेट कर गए हैं पाकिस्तान से कम्प्लीटली, और उनकी डिपार्चर की वजह से जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड और ट्रेनिंग ग्राउंड बैंकर्स का आ रहा है। तो अब इस वक्त, और बैंकिंग इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स एंड सर्विसेज ऑफ द इंडिविजुअल्स ट्रेनिंग एंड इज क्वेस्ट एंड एबिलिटी टू फाइंड सोल्यूशन इनोवेशन, वो सब खत्म हो गया। तो एक तो बिजनेस, एक तो ये डायलेमा हुआ है, और उसके साथ एक और जो हुआ है वो बिजनेस डायनामिक्स बड़े चेंज हो गए। जहां पर 2010 में 60% लेंडिंग होती थी प्राइवेट सेक्टर को, वो आज 28% पे आ गई है, बिकॉज गवर्नमेंट जो डोमिनेंट बोरर आया उसने रिक्वायरमेंट खत्म कर दी आपकी कि आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करें। So therefore it is also the business requirement which has driven the banks in this direction. Having said that, और नदीम साहब प्रॉब्लम ये है कि अगर इंसानों को हम ये कह देते कि यार तुम ये अच्छी चीज है तुम इसको करो और ये बुरी चीज है, तो ना जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट होता, ना इंसेंटिव का सजा और जजा का कॉन्सेप्ट होता, इवन एट द लीगल लेवल जो रेगुलेशन और रूल्स की आप बात कर रहे थे। ये है ही इसलिए कि इंस्टिंक्टिवली इंसान इस किस्म का है कि वो अपना मीन को सोचता है। जब तक जजा और सजा दिखाएंगे, जब तक उसको जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, वो ठीक काम नहीं करेगा। तो लिहाजा बैंकों के केस में भी जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली वही है। आपको अगर उनसे काम करवाना है जो हमें करना चाहिए, तो हमें उसके अंदर एक इंसेंटिव अपना बिल्ड करना पड़ेगा कि यार अब हमारा इंसेंटिव इसमें क्या है। हमारा इंसेंटिव ये है कि हमें ये नजर आना चाहिए कि यार ओवर अ पीरियड टाइम ये जो आज हमारी मलाई का बिजनेस हमें मिल रहा है ये खत्म हो जाएगा। This government business will disappear, so prepare yourself towards doing the right thing which is needed to be done. कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब वगैरह हैं जिनका एक पब्लिक सेक्टर का डीएनए है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के बिजनेस बहुत सारे आ रहे हैं कि वी बाय डिफॉल्ट आर डूइंग समथिंग व्हिच इज हमने किसान कार्ड किया है, हमने एसएमई कार्ड किया है, हमने जिसके अंदर हमने किसान कार्ड के अंदर 5.5 लाख किसान जो है 12.5 एकड़ बिलो, उसकी एवरेज आ रही है नदीम साहब 4.3 एकड़ ऑफ लैंड। हमने जो भी एसएमई का लोन दिया है वो 4 लाख का लोन है, 10 लाख तक मैक्सिमम अलाउड है। वो 84,000 लोगों को कार्ड मिल गया, 1 लाख लोगों को हमने देना है। हम 3 करोड़ रुपए तक जो आप बिल्ड करने की बात कर रहे हैं वेल्थ को, वो हमने 30 मिलियन तक लोन दिया है एसएमई को कि हम वहां पर लोगों को लेके आए, उनको आगे चलाएं। 22 सितंबर वो 20 बिलियन रुपए हम दे देंगे इन डिफरेंट बिजनेसेस। द पॉइंट हियर इज नदीम साहब दैट हमें बैंकों को भी एट आवर ओन लेवल, अच्छा अब इसमें जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ख्याल है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर भी है। मैं पर से अपने आप क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मैं पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, कि मुझे अब सारे बैंकों को साथ लेके चलना है। मेरी कोशिश नदीम साहब ये है कि मैं सारे बैंकों को इनकरेज करूं कि देखो, और मैं प्रूफ करूं, वो कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कि देखो जब तुमने ये काम किया है ठीक वाला, तो ना सिर्फ तुमने प्रोसेस में पैसे बनाए बट तुम्हारा लोन भी वापस आ गया। मेरा अपना जाती ख्याल ये कि अगर एक और दो आपको, हबीब बैंक बहुत बेहतरीन काम कर रहा है फॉर एग्जांपल एचबीएल जरी के अंदर,
बैंक ऑफ पंजाब ने बहुत बेहतरीन काम किया है एसएमई पे, हाउसिंग पे, इसके ऊपर। कोशिश हमारी ये है कि हम इसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना के बैंकों को ये दिखाएँ कि देखो ये तुम्हें करने की ज़रूरत है, और इन द मीन टाइम जब गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट कम हो, तो वो इस बात के लिए तैयार हों कि यार हमारे पास ये बिज़नेसेस मौजूद हैं, प्रोटोटाइप मौजूद है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए नदीम साहब, खाली ये कहना कि बस तुम काम ठीक कर लो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, वो ज़रा लोग ग़ालिबन उसको उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। थोड़ा डंडे की भी ज़रूरत पड़ती है और थोड़े-से इंसेंटिव की भी ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक दैट इंसेंटिव मैकेनिज़्म नीड्स टू बी रिव्यूड, एंड दैट डंडा aspect needs to be reviewed as well, at the regulator level, at our own level. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much. I think we had a very good conversation. Lots of issues are covered. Lots of issues remain to be covered, but that's how conversations are. And I think you believe आपकी किताब पढ़ के मुझे जो ख्याल आया वो है कि philosophy is very important, literature is very important, and we must understand that the human condition is a dialogue, a deep dialogue with our previous generations and our coming generations, and we must understand that dialogue and work with it very creatively and very in a conscious way. Very must do this. Quite frankly, I think it's an excellent dialogue. And आपने बहुत सारी बातें की है, productivity, rent seeking, markets, and lots of things that we need to talk about. Lots of things that I hope my economists when they listen to this, they will be energized and work towards it. And as I said, Dr. Saab is only a beginning. Inshallah, we will do this again at some point. Thank you very much for your time. Much बहुत appreciated. शुक्रिया नदीम साहब, pleasure is mine.